डिस्क्लेमर, ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट फास्ट फूड सिस्टम, जीरो से हीरो तक की कहानी। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 41 लव अगेंस्ट फैमिली प्रेशर। बाई ये द्वारा बनाए गए व्यंजन स्वादिष्ट थे और लैंग जिंग ने एक निवाला लेने के बाद उनकी जमकर प्रशंसा की। ऐसा इसलिए था क्योंकि खाना बहुत अच्छा बना था और इसलिए भी क्योंकि वह बाई ये को एक व्यक्ति के रूप में पसंद करता था। हालांकि पास ही खड़ी बाई आनंद ने देखा कि झांग युएलियांग का मूड ठीक नहीं है। बहन युएलियांग, क्या हुआ? उसे झांग युएलियांग के चेहरे पर थप्पड़ के निशान जैसे कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कुछ नहीं है। झांग युएलियांग ने निराशा से अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन लैंग जिंग ने उसे घूर कर देखा। क्या नहीं कहा जा सकता? फिर उसने जल्दी से पूरी घटना का ब्यौरा दिया। बाई ये और उसकी बहन ने अविश्वास भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। तो सिस्टर युएलियांग, आप क्या करने वाली हैं? मैं झोउ दावेई से कभी शादी नहीं करूंगी। वह झोउ दावेई मेरा जूनियर हाई स्कूल का सहपाठी था और वह बहुत बुरा इंसान है। उससे शादी करने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगी, झांग युएलियांग ने गुस्से से कहा। लैंग जिंग ने झट से झांग युएलियांग को गले लगा लिया। तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं तुम्हें उस तरह के व्यक्ति से शादी नहीं करने दूंगी। लैंग जिंग, चलो शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि आपको अपने माता पिता की मंजूरी की जरूरत है और फिर हम दोनों तरफ से एक समारोह आयोजित करेंगे? नहीं, मैंने अपना मन बदल लिया है। झांग युएलियांग ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पहले तो मुझे लगता था कि मेरी माँ मेरे छोटे भाई के प्रति पक्षपाती हैं, लेकिन अब लगता है कि उनकी नज़र में मैं सिर्फ पैसों के बदले बेची जाने वाली एक वस्तु हूँ। ऐसा मत कहो। लैंग जिंग ने दर्द से कराहते हुए झांग युएलियांग को गले लगा लिया। हम शादी कर लेंगे और फिर भविष्य में कभी कभार मिलने आते रहेंगे। नहीं, हमें जल्दी जाना होगा। हम पहले ही वापस आ चुके हैं, तो नए साल के बाद चलते हैं। शायद अब टिकट नहीं मिल पाएंगे। लैंग जिंग ने थोड़ी देर सोचा। चिंता मत करो, मेरे साथ मैं तुम्हें किसी अनजान व्यक्ति से मिलने नहीं दूंगी। आप मेरी माँ को नहीं जानते। घर में हमेशा से वही सब कुछ संभालती आई हैं। अगर मेरे पिताजी अभी आपत्ति भी जताते हैं, तो मेरी माँ उन्हें अपने वश में कर लेंगी और आखिरकार मान ही जाएंगी, झांग युएलियांग ने उदास होकर कहा। बचपन से लेकर वयस्कता तक उसने कई कष्ट झेले थे। बाहर काम करने के वर्षों में ही उसे आखिरकार थोड़ी राहत मिली। युवा दंपति धीमी आवाज में बातें कर रहे थे और बाई ये और बाय आनान को बीच में टोकना उचित नहीं लगा, इसलिए वे चुपचाप सुनते रहे। अंदर के कमरे में बूढ़ी झांक के बोलने के बाद बूढ़ी बाई और जियांगलन यानी दंपति दोनों ही स्तब्ध रह गए। क्या सन कुईजुआन ने सच में ऐसा किया? जियांग लेन हैरान रह गई। वह हमेशा से जानती थी कि सुन कुईजुआन का स्वभाव खराब है और वह थोड़ी पक्षपाती है, लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपनी बेटी को ऊंची कीमत पर बेचने का विचार रखेगी। बड़े भाई झांग, मुझे डर नहीं है कि आपको ये सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन मैंने गांव परिवार के बारे में भी सुना है। उनके परिवार के सदस्यों से निपटना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि सुन कुईजुआन की योजना अच्छी है, लेकिन चीजें वैसी नहीं हो सकती जैसा वह सोचती है, और आप यूलियांग के जीवन भर के सुख को व्यर्थ ही कुर्बान कर देंगे। बूढ़ी झांग ने सिगरेट पीते हुए अपना सिर झुकाया। मुझे इसी बात की चिंता है। और यूलियांग की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। मुझे लगता है कि वह युवक सभ्य है। नए साल के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमारे गांव आना, उसने हमें नीचा नहीं दिखाया। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रही हूँ, इस मामले में हम उसकी बात नहीं सुन सकते। कम से कम नए साल के बाद तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। पहले नया साल बीत जाए तो अच्छा है। ये सही है। खैर, इस मामले में हम बाहरी लोगों की बातों का कोई महत्व नहीं है। ये सब युएलियांग पर निर्भर करता है। युएलियांग एक अच्छी बच्ची है, वह ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती। वे कमरे में काफी देर तक बातें करते रहे और अंत में बूढ़ा झांग उन दोनों को वापस ले गया। बूढ़ी झांग का पहला इरादा उन दोनों को बाहर ले जाकर उनके बीच के माहौल को हल्का करना था।
दूसरा, वो घुटन महसूस कर रहा था और बूढ़े बाई से बात करना चाहता था। उनकी बातचीत सुनने के बाद उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। उसकी इकलौती बेटी थी और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पत्नी को किसी भी तरह की परेशानी खड़ी नहीं करने देगा। लेकिन उसने अच्छी योजना बनाई थी। जब वे लौटे, तो घर में फिर से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सुन कुईजुआन ने सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना बनाया था। झांग युएलियांग और लैंग जिंग की बात करें तो उनके पास खाने की तो बात ही छोड़िए, कटोरियां और चॉपस्टिक भी नहीं थीं। झांग युएलियांग तुरंत गुस्से में रोने लगी। बूढ़ी झांग ने एक कटोरा तोड़ा और फिर उन दोनों को बाहर निकाला। काफी सोच विचार के बाद वह उन्हें बाई परिवार के पास ले आए। उन्हें लौटते देख बाई परिवार के चारों सदस्य स्तब्ध रह गए। बूढ़ी झांग को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में पूछा कि क्या वे दोनों बच्चों को रात भर अपने घर में ठहरा सकते हैं। घर में इतना हंगामा था कि वे निश्चित रूप से वहां नहीं रह सकते थे। बूढ़े बाई और उनकी पत्नी ने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में सिर हिलाकर सहमति जताई। झांग युएलियांग और लैंग जिंग पीछे छूट गए। बूढ़े बाई भी बूढ़ी झांग को रात के खाने पर अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन बूढ़ी झांग में रुकने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि वहां ठहरे हुए झांग युएलियांग और लैंग जिंग भी थोड़े असहज लग रहे थे। ये पहले की यात्राओं से अलग अनुभव था। अंकल बाई, आंटी बाई, असुविधा के लिए क्षमा करें, झांग युएलियांग ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। अरे, ये किस लिए है? जियांग लैन हंस पड़ी। क्या तुम्हें भूख लगी है? खाना थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। दरअसल, खाना पहले से ही तैयार था, लेकिन मेहमान आने पर उन्हें हमेशा कुछ और व्यंजन जोड़ने पड़ते थे। विशेषकर इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी अभी जो 3 स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे, वे खा लिए गए थे। मैं कुछ व्यंजन भूनने जाता हूँ, जल्दी हो जाएगा। बहन युएलियांग, जीजाजी, आप लोग चूल्हे पर बैठ जाइए। अनान, आग जलाने में मेरी मदद कीजिए। हाँ, बाई अनान उछलती हुई अपने भाई के पीछे पीछे चली गई। घर में कई तरह के व्यंजन मौजूद थे। धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस और चिकन के कंकाल अभी भी उपलब्ध थे, लेकिन बाई परिवार अब उन्हें ज्यादा नहीं खाता था। मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे उन्हें हर दिन पकाकर खाते थे, इसलिए अब उनमें कोई रुचि नहीं रह गई थी। जियांग लेंग गई और उसने हर एक चीज को एक एक प्लेट में काट कर अलग कर दिया, फिर चॉपस्टिक और शराब लेकर आई और बूढ़े बाई और लैंग जिंग को पहले खाने दिया। झांग युएलियांग मदद करना चाहती थी, लेकिन जियांग लेन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। जल्दी बैठ जाओ, बेचारा बच्चा बहुत तकलीफ में है। तुम दिन भर व्यस्त रही हो, जल्दी कुछ खा लो, बाई ये बहुत जल्दी खाना बना लेती है। जियांग लैन सही थी। झांग युएलियांग और लैंग जिंग दिन भर सफर में थीं, शाम को ही घर लौटी थीं, और किसे पता था कि हालात इस तरह बिगड़ेंगे। वे सचमुच थके हुए और भूखे थे, लेकिन ये सब उनके दुख के आगे कुछ भी नहीं था। इस समय जियांग लेन का हाथ पकड़े हुए और उससे बात करते हुए झांग युएलियांग ने तुरंत दुख में चीख मारी। आंटी बाई, झांग युएलियांग जानती थी कि नव वर्ष नजदीक आ रहा है और किसी और के घर में रोना ठीक नहीं होता, लेकिन वह सचमुच अपने आंसू नहीं रोक पाई। जियांग लेन ने उसकी पीठ थपथपाई और काफी देर तक उसे दिलासा देती रही। बाहरी कमरे में बाई ये ने एक पल सोचा। आज उसने जो सुअर का जिगर साफ किया था, उसे तो जरूर पकाना था, इसलिए उसने जल्दी से जिगर के टुकड़ों को भूनकर एक व्यंजन तैयार किया। धरती से निकले तीनों स्वादिष्ट व्यंजन अभी अभी खाए जा चुके थे, इसलिए वह उन्हें दोबारा बनाएगा। आलू और बैंगन को तेल में तलते समय उसने साफ की हुई चर्बीदार आंतों को भी बर्तन में डालकर तब तक तलना शुरू किया जब तक वे अपना आकार न ले लें। धरती से मिलने वाले 3 स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी एक थाली, कुरकुरे तले हुए चर्बीदार आंतों की एक थाली, और सुअर के मांस के साथ अचार वाली पत्ता गोभी का एक बड़ा कटोरा, इन सब ने मिलकर मेज को व्यंजनों से भर दिया। बर्तन में अभी अभी डाला गया सुअर का चेहरा भी धीमी आंच पर पकाया गया था और उसे गर्मागर्म परोसा गया था। यह एक भव्य व्यंजन था। इस समय तक झांग युएलियांग का मूड काफी सुधर चुका था और वो मुस्कुरा भी रही थी। बाई ये और बाई आनान को खाना लाते देख उसने जल्दी से उनका अभिवादन किया। बाई ये, तुमने आज बहुत मेहनत की। आनान ने भी बहुत मेहनत की। हम सबने ही तो ऐसा किया। ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? हमें खाना भी तो खाना है ना। बाई ये हंस पड़ा। जी जाजी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। खासकर धीमी आंच पर पकाया हुआ मांस और सुअर का चेहरा, वे बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं।
मुझे लगता है कि मुर्गे की हड्डियां तो और भी स्वादिष्ट होती हैं। झांग युएलियांग ने होंठ सिकोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो हड्डियों को चुन चुन कर खाने में बहुत आलसी है, उसे तो बस मांस के बड़े बड़े टुकड़े खाना पसंद है। वो तो वाकई भाग्यशाली व्यक्ति है, हा हा, बूढ़े बाई ने भी यही बात दोहराई। उद्धरण चिन्ह। भरपेट खाने पीने के बाद बाई ये अपने कमरे को साफ करने गया और फिर अलमारी से बिस्तर के 2 सेट बाहर निकाले। क्योंकि उनके घर में ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए लैंगजिंग को बाई ये के साथ एक कमरा साझा करना पड़ा, जबकि झांग युलियांग बाई आनान के साथ आनान के छोटे से कमरे में रहने चली गई। पूर्वी और पश्चिमी दोनों कमरों में रखे बर्तन काफी गर्म थे, लेकिन चूंकि आज कोई पका हुआ मांस नहीं बनाया गया था, इसलिए बाई आनान के कमरे में रखा बर्तन ठंडा था। बाई ये ने इस बारे में सोचा, वैसे भी कल नव वर्ष की पूर्व संध्या थी, इसलिए वह आज ही कुछ चीजें तलकर कांग को गर्म कर सकता था। पूर्वोत्तर के ग्रामीण इलाकों में नए साल के लिए तलने के लिए बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं। यहाँ पूर्वोत्तर के बड़े तले हुए आटे के ट्विस्ट, नाइफ फिश, छोटी मिश्रित मछली, तले हुए आटे के पकौड़े, तले हुए टोफू और विभिन्न प्रकार के तले हुए मीटबॉल मिलते हैं। तली हुई रोटी के टुकड़ों के लिए आटा जियांगलैन ने शाम को चावल पकाते समय गूंथा था और वह चूल्हे पर पहले ही फूल चुका था। उनके घर में नाइफ फिश भी थी, लेकिन आज उसे नहीं बनाया जा सकता था। मछली तलने के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल में तेज गंध होती है, इसलिए उसे आमतौर पर सबसे आखिर में पकाया जाता है। कल के लिए टोफू भी खरीदना था। यहाँ के तापमान को देखते हुए उसी दिन खरीद कर तलना ठीक था, लेकिन रात भर छोड़ने से वह जम कर खा जाएगा। यहाँ तले हुए सूखे फल के रूप में भी जाने जाने वाले तले हुए आटे के ट्विस्ट सुबह खाए जाने वाले तले हुए बड़े फल से अलग होते हैं। उनके तले हुए आटे के ट्विस्ट त्यांजन के कुरकुरे ट्विस्ट जैसे नहीं होते, बल्कि नरम होते हैं, फिर भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अब वे न केवल स्थानीय स्तर पर पाए जाते हैं, बल्कि बीजिंग तियानजिन क्षेत्र में भी आम हैं। जब जियांग लैन आटा गूंथ रही थी, तो उसने विशेष रूप से उसमें दूध, सफेद चीनी और शहद मिलाया। शहद दूध या सफेद लिंडन का शहद था, जो उसे एक दोस्त ने उपहार में दिया था। पहला बड़ा तला हुआ आटे का टुकड़ा एक परीक्षण के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसका उपयोग तेल के तापमान की जांच करने और ये देखने के लिए किया गया था कि आटा सबसे उपयुक्त स्थिति में है या नहीं। बाई ये की उंगलियां फुर्तीली थीं और देखते ही देखते कच्चे आटे की एक लोई तेल में चली गई। कुछ ही पल में लोई की लोई उबलते तेल के बीच से धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हालांकि इस समय तक ये लगभग सफेद ही था। जब बाई ये आग जलाने में व्यस्त थी, तब बाई आनान आग को हवा देने में मदद कर रही थी और झांग युएलियांग और लैंगजिंग किनारे से देख रही थीं। लैंगजिंग ने इससे पहले कभी तले हुए आटे के ट्विस्ट नहीं देखे थे और वह बड़े चाव से देख रही थी, यहाँ तक कि उसने झांग युएलियांग को खींचकर पूछा, क्या आप सब यहाँ नए साल के लिए आटे के ट्विस्ट तलते हैं? हम करते हैं, झांग युएलियांग ने सिर हिलाया। तले हुए आटे के पकौड़े और तले हुए आटे के पकौड़े नव वर्ष के लिए आवश्यक थे, और यही एक कारण था कि वे बचपन में नव वर्ष का बेसब्री से इंतजार करते थे। क्योंकि उनका छोटा सा कस्बा काफी दूर था, इसलिए उन्हें बड़े शहरों के बच्चों की तरह उतने नाश्ते नहीं मिलते थे। इसलिए ये दुर्लभ तले हुए व्यंजन बहुत ही संतोषजनक थे। झांग परिवार भी ये व्यंजन बनाता था। हालांकि सुन कुईजुआन एक कठोर और पितृसत्तात्मक स्वभाव की महिला थी, फिर भी वह कुशल और अच्छी रसोया थी। वो हर नए साल पर ये व्यंजन बनाती थी, और हर साल उनका छोटा भाई इन्हें इतना खाता था कि उसका मुंह चिकना हो जाता था। जहाँ तक उसकी बात है, रिश्तेदारों और दोस्तों के आने पर उसकी माँ उसे केवल प्रतीकात्मक रूप से एक वस्तु देती थी, और उसे ये भी कहा जाता था, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी हर दिन अपने भाई से खाने के लिए लड़ती हो। सिस्टर युएलियांग। झांग युएलियांग ने अचानक बगल से बाई आनान को उसे पुकारते हुए सुना, जो उसके सामने तले हुए आटे की आधी रोटी बढ़ा रही थी। पता चला कि बड़ी तली हुई आटे की ट्विस्ट तैयार थी। ताज़ा तले हुए बड़े तले हुए आटे के ट्विस्ट की सतह चमकदार और तैलीय थी। ये हल्का कुरकुरा था और इसमें खमीरित आटे की विशेष सुगंध थी जिसे तला गया था। झांग युएलियांग ने अपने मन से नाखुश विचारों को दूर धकेल दिया, आधी रोटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और बड़ा टुकड़ा अपने प्रेमी लैंगजिंग को दे दिया। इसे चखकर देखिए, ये बहुत स्वादिष्ट है। लैंगजिंग ने एक टुकड़ा खाया और धीरे से कहा, सच में इतना नरम है। तभी उसके मुंह में घुलते हुए उस खुशबूदार, मीठे और नरम आटे के टुकड़े ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ नव वर्ष के लिए बनाए जाने वाले नाश्ते इतने अच्छे होंगे। ये बाई ये की उत्कृष्ट कुशलता है। बाई ये, तुमने इसमें बहुत सारा शहद डाला है ना? बाई ये ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा, मेरी माँ ने आटा गूंथा था, इसलिए शायद मैं बाद में कुछ तले हुए छल्ले बना लूंगी। फ्राइड रिंग्स आखिर क्या होते हैं? यह एक तला हुआ स्नैक भी है, जिसकी बनावट बड़े तले हुए आटे के ट्विस्ट से अलग है, लेकिन ये भी स्वादिष्ट है। जब बाई ये आटे की लोई तल रहा था, तब उसने बाई अनान से हाथ धोने और आटा गूंथने को कहा। बाई अनान आज्ञाकारी थी। बाई ये ने उसे आटा गूंथने का तरीका और आटे की रोटियों को तलते समय उसमें क्या क्या मिलाना है, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। चरण स्पष्ट और सरल थे, और यहाँ तक कि झांग युएलियांग और लैंग जिंग ने भी ध्यान से सुना। लैंग जिंग ने झांग युएलियांग के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं भी ध्यान से सुनूंगी और वापस आने पर तुम्हारे लिए बना दूंगी। कुछ ही देर में 1 दर्जन बड़े तले हुए आटे के ट्विस्ट तैयार हो गए। झांग युएलियांग उन्हें बूढ़े बाई और जियांगलैन, यानी दंपति के खाने के लिए मुख्य कमरे में ले आई। तली हुई रिंग्स को अभी भी आराम की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने पहले तले हुए आटे के पकौड़े तल लिए। बड़े तले हुए आटे के ट्विस्ट के विपरीत, तले हुए आटे के पकौड़े नमकीन थे। लैंग जिंग मुस्कुराए और बोली, मैंने पहले भी तले हुए आटे के पकौड़े खाए हैं, मेरे यहाँ भी ये मिलते हैं। बीजिंग के हलाल स्नैक्स में तले हुए आटे के पकौड़े भी शामिल हैं। बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, बीजिंग और पूर्वोत्तर में कई स्नैक्स एक जैसे ही होते हैं। मैं बाद में कुछ तले हुए केक बना लूंगी। भाई, चलो कल सुबह तले हुए केक बनाते हैं, बाई अनान ने अपनी छोटी नाक सिकोड़ते हुए कहा। आज हम और नहीं खा सकते। कल सुबह हम बड़े बड़े तले हुए आटे के टुकड़े तलेंगे और नाश्ते में तले हुए केक बनाएंगे। ये तो अच्छा विचार है। ये तो बहुत अच्छा विचार है, लैंग जिंग ने कहा, हमारे पेट में अब और जगह नहीं बची है। बाई ये ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अगर देर से उठे तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। भाई, तुम बहुत निर्दयी हो। मैं भला देर तक कैसे सो सकती हूँ? भाई अनान ने थोड़ा लाल होते हुए विरोध जताया। इतनी सारी चीजें तलने के बाद सबका पेट भर गया था। भाई अनान के छोटे से कमरे का चूल्हा भी गर्म था, इसलिए उसने और झांग युएलियांग ने जल्दी से साफ सफाई की, हाथ मुंह धोया और गर्म कंबल में घुस गईं। झांग युएलियांग और बाई अनान एक दूसरे से परिचित थी, इसलिए वे जल्दी ही करीबी दोस्त बन गईं। हालांकि बाई और लैंग जिंग एक दूसरे से परिचित नहीं थे। नहाने और बिस्तर पर जाने के बाद उनके पास बात करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रात उन्होंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, और उनमें से कोई भी तुरंत सो नहीं पाया। लैंग जिंग ने बाई ये के खाना पकाने के कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने युएलियांग से सुना है कि आप एक पेशेवर शेफ हैं। इससे पहले मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता था, फिर मैंने मालिक से खाना बनाना सीखा, और रेस्टोरेंट बंद होने के बाद ही मैं 6 महीने पहले पूर्णकालिक शेफ बन पाया। अरे, क्या हुआ? कारण जानने के बाद लैंग जिंग को बाई ये के लिए बहुत सहानुभूति हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रेमिका का पड़ोसी लड़का इतना बदनसीब होगा। उसने बाई ये की ओर देखा, जिसका मन शांत था और चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। भला किसने सोचा होगा? क्या आप झांग शिलियांग को जानते हैं? बाई ये की कहानी सुनने के बाद लैंग जिंग ने झांग शिलियांग के बारे में पूछा। लैंग जिंग को झांग युएलियांग के परिवार के बारे में सबसे ज्यादा जो पता था, वो उसकी माँ थी। वह जानता था कि वह एक पक्षपाती और लालची महिला थी, इसलिए उसने पहले ही झांग युएलियांग को याद दिलाया था कि वह अपने लिए कुछ पैसे बचाए और सब कुछ दान न कर दे। इस बार इसका कारण ये भी था कि उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि कर ली थी और वे उसके माता पिता की अनुमति लेने के लिए वापस लौटना चाहते थे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद लैंग जिंग को एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या झांग युएलियांग का छोटा भाई झांग शिलियांग था। बाई ये को उम्मीद नहीं थी कि लैंग जिंग उससे झांग शिलियांग के बारे में पूछेगी। कुछ पल हिचकिचाने के बाद भी उसने सीधे सीधे नहीं कहा, वह थोड़े गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है और वह अपने बारे में ज्यादा सोचता है। अगर तुम आंटी झांग की सहमति आसानी से पाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उसका समर्थन हासिल करना होगा। बाई ये ने बड़ी चतुराई से बात की, लेकिन लैंग जिंग पहले ही समझ गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो झांग शिलियांग बेहद स्वार्थी था। उसे कैसे संतुष्ट किया जाए, जब तक कि वे उसके लिए 3 लाख युआन खर्च करके एक कार न खरीद लें।
लैंग जिंग ने अंधेरे में चुपचाप मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज बहुत शांत थी। मैं समझ गया। अगली सुबह बाई ये नाश्ता बनाने के लिए उठी। उनकी लाडली बेटी ने नाश्ते में तले हुए केक खाने की इच्छा जताई थी। उनकी इकलौती बहन होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से उसे बहुत प्यार करते थे। उत्तरी भारत के कई शहरों में तले हुए केक मिलते हैं। इनमें छिपे चावल के आटे की एक परत होती है जिसके अंदर बीन्स का पेस्ट भरा होता है। फिर इन्हें तेल में सुनहरा होने और फूलने तक तला जाता है। जियांग लैन ने 2 दिन पहले ही एक बड़े बर्तन भरकर बीन्स का पेस्ट तैयार किया था। तले हुए केक बनाने के अलावा वे छिपे बीन्स के बंस भी बनाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने बड़ी मात्रा में पेस्ट बना लिया था। ये बीन पेस्ट मुख्य रूप से लाल बीन्स से बनाया जाता है, जिन्हें तब तक उबाला जाता है जब तक वे गल न जाएं। फिर ऊपर तैरते हुए बीन्स के छिलके हटा दिए जाते हैं। इसके बाद बीन्स को चम्मच से मसलकर भूरी चीनी के साथ अच्छी तरह मिलाया जाता है। इस तरह से तैयार किया गया बीन पेस्ट मीठा तो होता है, लेकिन इतना मीठा नहीं कि चिपचिपा लगे, जबकि बाहर बिकने वाला बीन पेस्ट बहुत ज्यादा मीठा और तैलीय होता है। कभी कभी इसमें कुछ साबुत बीन्स भी रह जाते हैं जो पीसने से बच जाते हैं, जिससे चबाने पर इसका दानेदार टेक्सचर अच्छा लगता है। तले हुए केक और बड़े तले हुए आटे के टुकड़ों के लिए आटा एक दिन पहले ही तैयार कर लिया गया था। एक रात बाद ये नरम और चिकना हो गया था, और क्योंकि मिश्रण का कटोरा चूल्हे पर रखा था, इसलिए ये आधा फूल भी गया था। उनकी माँ जियांग लैन मुख्य कमरे में दलिया पका रही थी और झांग युलियांग से बातचीत कर रही थी, जबकि लैंग जिंग हाथ मुंह धोने के बाद रसोई में बैठकर बाई ये कुछ चीजें तलते हुए देख रही थी। कल रात जिन फ्राइड रिंग्स को बनाने की बात हुई थी, वे इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा खा चुके थे, इसलिए अब उन्हें बनाने का बिल्कुल सही समय था। आटे के टुकड़ों को बाहर निकाला गया, खींचा गया और फिर कुछ बार घुमाकर सबसे सरल तले हुए छल्ले बनाए गए। घर का बना खाना बहुत ज्यादा तामझाम वाला बनाने की जरूरत नहीं थी। जितना सरल होता था उतना ही आकर्षक लगता था। तले हुए छल्लों से भरा एक कटोरा तलने के बाद जियांग लेन का मक्के का दलिया भी तैयार हो गया। वह छोटे कमरे में गई, बाई हनान को जगाने के लिए आवाज लगाई और बाई ये से कहा कि वो बड़े तले हुए आटे के टुकड़े तलना शुरू कर सकता है। ठीक है। बाई ये ने फुर्ती से बड़े तले हुए आटे के टुकड़े तलना शुरू कर दिया। झांग युलियांग और लैंग जिंग के वहां होने के कारण उसने सामान्य से अधिक टुकड़े तल दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे इन सभी बड़ी तली हुई आटे की छड़ियों को नहीं खा सकते थे। नर्म हो चुकी छड़ियों को काटकर भाप में पकाए गए बन या पकौड़ी के लिए भरावन में मिलाया जा सकता था। आटे की बड़ी बड़ी तली हुई छड़ियों का ढेर तलने के बाद जब उसे लगा कि इतना काफी है, तो बाई ये ने तली हुई मिठाइयां बनाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए तले हुए केक अब पूरी तरह से पूर्वोत्तर की विधि पर आधारित नहीं थे। पूर्वोत्तर के केक आमतौर पर नर्म होते हैं। हालांकि पिछले साल उनके रेस्तरां से कुछ ही दूरी पर स्थित एक तले हुए केक विक्रेता के बारे में कहा गया था कि उसने राजधानी की एक इंटरनेट पर मशहूर दुकान से यह कला सीखी थी। उस दुकान के तले हुए केक बाहर से कुरकुरे होते थे और तलने पर छोटे छोटे गोल गोल गेंदों की तरह फूल जाते थे। ये कहना ही पड़ेगा कि स्वाद में भले ही ये आम केक से अलग थे, लेकिन ये वाकई बहुत स्वादिष्ट थे। बाई ये ने पहले तो कुछ केक खाए, लेकिन बाद में जब इनकी कीमत लगातार बढ़ती गई और अंततः 4 युआन प्रति केक तक पहुंच गई, तो उन्होंने इन्हें खरीदना बंद कर दिया। बहुत महंगा, साधारण वाले तो सिर्फ 1 युआन और 50 सेंट के थे। हालांकि एक शेफ होने के नाते बाहर से दूसरे पक्ष की कुछ प्रक्रियाओं को देखने के बाद उन्हें मोटे तौर पर समझ आ गया था कि यह कैसे किया जाता है, और आज इसे आजमाने का एक अच्छा दिन था। अप्रत्याशित रूप से जब उसने उन्हें तलना समाप्त कर लिया, तो लेंग जिंग थोड़ा हैरान दिखी और बोली, अरे तुम्हारी दुकान तो हमारे इलाके की किसी दुकान जैसी दिखती है। बाई ये ने दबे स्वर में मुस्कुराया। बिल्कुल सही। जिस तली हुई केक की दुकान से उसने ये सीखा था, और उस तली हुई केक की दुकान ने राजधानी की एक इंटरनेट पर मशहूर दुकान से यह सीखा था। लेंग जिंग राजधानी से था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पहले भी इन्हें खाया होगा। भोजन के दौरान लेंग जिंग ने एक निवाला लिया और कहा, आपका स्वाद लाजवाब है, एकदम असली। बहन युएलियांग, इसे चखकर देखिए, क्या ये जिंगतियानहोन के व्यंजनों जैसा नहीं लगता? झांग युएलियांग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। ये तले हुए केक ऐसे क्यों होते हैं? लेकिन ये वाकई बहुत स्वादिष्ट होते हैं।
जियांग लेन ने भी पहली बार अपने बेटे के हाथ का बना खाना चखा। ये तो आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट हैं। इस लड़के बाई ये ने मेरे लिए पहले कभी ये नहीं बनाया। अरे छोड़ो भी, तुम्हारा बेटा तो वापस आने के बाद से हर दिन पैसे कमाने में व्यस्त रहा है, उसके पास ये सब बनाने का समय कैसे होगा। ये सच है। जब वे भोजन का आनंद ले रहे थे, तभी कुछ लोग मुख्य द्वार से अंदर आए। वे बगल वाले घर से बूढ़े झांग और उनकी पत्नी सुन कुईजुआन थे। सुन कुईजुआन ठंडे चेहरे के साथ अंदर आए और बोली, यूलियांग, मेरे साथ घर चलो। हम बाद में गांव परिवार के युवा मालिक से मिलने जा रहे हैं। झांग यूलियांग का चेहरा भी उदास हो गया। माँ, मैंने आपको बताया था, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ डेट पर नहीं जाऊंगी, और मैं निश्चित रूप से गांव दावे के साथ तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे छोटी बच्ची, कुछ साल बाहर रहने के बाद क्या तुम बेकाबू हो गई हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? तुम अपने छोटे भाई के लिए कार तक नहीं खरीद सकती। मैंने तुम्हें कतई बेकार में पाला पोसा। मैं तुमसे कह रही हूँ, या तो तुम उस अनजान व्यक्ति से मिलने जाओ या मर जाओ। माँ, सन कुईजुआन के शब्दों ने झांग युएलियांग को अंततः टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। क्या मैं तुम्हारे दिल में सिर्फ एक वस्तु हूँ जिसे मेरे भाई के लिए पैसों के बदले बेचा जा सकता है? सुन कुईजुआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सभी महिलाएं ऐसी ही होती हैं। अगर तुम अपने मायके के लिए कुछ पैसे नहीं ला सकती, तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही विदा कर देती। सुन कुईजुआन, बूढ़े झांग भी अब और नहीं सुन सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि युएलियांग बचपन में 2 बार खो गई थी। क्या ये तुमने किया था? सुन कुईजुआन को अपनी पोल खुलने पर थोड़ी असहजता हुई, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई। तो क्या हुआ? सब कहते हैं कि लड़कियां पैसे हड़पने का सामान होती हैं। क्या मैंने उसे स्वस्थ रूप से बड़ा नहीं होने दिया? मैंने तो उसे हाई स्कूल तक जाने दिया। पास ही खड़ी बाई आनंद दूसरे पक्ष द्वारा लड़कियों को घाटे का सौदा बताने की लगातार बातों से काफी परेशान थी। सुन कुईजुआन की बातें सुनकर उसने धीरे से कहा, हम सिस्टर युएलियांग को हाई स्कूल भेजना सिर्फ इसलिए था ताकि तुम उसे अच्छे दाम पर बेच सको, है ना? अप्रत्याशित रूप से सुन कुईजुआन की सुनने की शक्ति काफी अच्छी थी। ये सुनकर उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ी और बाई आनंद को घूरते हुए कहा, अरे छोटे बदमाश, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं नोचूंगी? बाई ये का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो अनान के सामने आकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग लेन भी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने दूसरे पक्ष की बात कभी नहीं मानी। सन कुईजुआन, अगर तुम्हें हंगामा करना है तो अपने घर वापस जाओ, हमारे घर में मत करो। ये जगह बाई परिवार की है। मेरी बेटी को छूने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। बाई परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर घूरते हुए देखकर, और इस भाव के साथ कि अगर उसने एक और शब्द भी कहा तो वे उसे पीट देंगे, वो घबरा गई। ठीक है, ठीक है। झांग युएलियांग, अभी घर जाओ। इतना कहकर सुन कुईजुआन सीधे मुड़ी और चली गई। युलियांग, बूढ़े झांग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा और सुन कुईजुआन के पीछे पीछे बाहर चले गए। युलियांग, उदास मत हो। चाची तुम्हें बाद में बाजार ले जाएंगी ताकि तुम्हारा मन बहल जाए। तुम यह वसंत उत्सव हमारे घर पर मनाओगी। जियांग लेन ने झांग युएलियांग को प्यार से गले लगाते हुए कहा। झांग युएलियांग ने तुरंत जियांग लैंग को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, जबकि लैंग जिंग का चेहरा और भी गंभीर हो गया था। वह सम्मान के कारण अपनी प्रेमिका के साथ वापस आया था, लेकिन ऐसी भावी सास से सामना होने पर, जिसने बार बार उसे और उसकी प्रेमिका को अलग करने की कोशिश की, और यहाँ तक कि अपनी ही बेटी को आग के गड्ढे में धकेल दिया, वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। इसके अलावा दूसरी पार्टी द्वारा लड़कियों को घाटे का सौदा बताने वाली लगातार टिप्पणियों ने उसके दिल में भयंकर क्रोध उत्पन्न कर दिया। सुन कुईजुआन स्वयं एक महिला थी, फिर भी वो अत्यधिक पितृसत्तात्मक थी। वो किस तरह की माँ थी? युलियांग, चूंकि यहाँ हमारा स्वागत नहीं है, तो चलो वापस चलते हैं। लैंग जिंग ने दृढ़ता से कहा। वापस जाकर हम अपनी शादी का पंजीकरण करवा लेंगे। चिंता मत करो, वे तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं अब से तुमसे प्यार करूंगी, और मेरे माता पिता भी तुमसे प्यार करेंगे। झांग युएलियांग एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर सिर हिलाकर बोली, चलो चलें। हालांकि अभी जाने के लिए कोई कार उपलब्ध नहीं होगी। लैंग जिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ कॉल किए, और वापस आने के बाद उसका मूड काफी बेहतर हो गया।
अंकल बाई, आंटी बाई, मैं पहले कभी बाजार नहीं गई हूँ। क्या आप बहन युएलियांग और मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जियांग लेन ने तुरंत सहमति जता दी। उसने युवा जोड़े का मूड खराब न हो इसलिए अभी अभी हुई घटना का जिक्र नहीं किया और इसके बजाय बाजार के दिन के मजे के बारे में बात करने लगी। बाई ये का परिवार आज नानजुआंग ग्रैंड मार्केट जाने की योजना पहले से ही बना रहा था, इसलिए झांग युलियांग और लैंग जिंग के उनके साथ जाने में कोई समस्या नहीं थी। इसका मतलब सिर्फ एक अतिरिक्त स्टूल जोड़ना था। शुरुआत में पीछे की तरफ केवल 2 कुर्सियां लगी हुई थी, इसलिए 2 छोटे स्टूल बाहर लाए गए और अंत में झांग युलियांग और बाई आनान पीछे की तरफ एक साथ आराम से बैठ गईं। गांव छोड़कर नानजुआंग ग्रैंड मार्केट की ओर बढ़ते हुए उसने दूर के नज़ारों को देखा और उसका मन काफी हल्का महसूस करने लगा। साथ ही बाई अनान की लगातार हंसमुख बातें, जो उसे जानबूझकर विचलित करने की कोशिश कर रही थीं, ने झांग युएलियांग को मुस्कुराने से नहीं रोका। उसके पड़ोसी, चाचा चाची, छोटे भाई और छोटी बहनें सभी उसकी देखभाल करते थे, फिर भी उसकी अपनी जैविक माँ उसे इस स्थिति तक धकेल रही थी। और उसका सगा छोटा भाई, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि उसकी बड़ी बहन को सिर्फ उसे एक बेहतर कार दिलाने के लिए आग के गड्ढे में धकेला जा रहा था, अनभिज्ञता का नाटक करता रहा। ऐसे परिवार में उसके पास सहारा लेने के लिए आखिर क्या बचा था? जाना, इस बार जब वह चली गई, तो उसे बांधने वाली कोई बेड़ियां नहीं रहेंगी। अपने दिल से बोझ उतरते ही झांग युएलियांग को तुरंत अपने पूरे शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और वह बाई अनान के साथ हंसने और बातें करने लगी। आगे की पंक्ति में बैठे लैंगजिंग ने भले ही पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन वह लगातार झांग युएलियांग के हाव भाव पर ध्यान दे रहा था। जब उसने देखा कि झांग युएलियांग का लहजा नर्म हो रहा है, तो वह आखिरकार निश्चिंत हो गया। उसने मुड़कर जियांग लैन से फुसफुसाते हुए कहा, बाई आंटी, नए साल की वजह से हमें वापस जाने के टिकट नहीं मिल पाए, इसलिए हमें आपको थोड़ी देर और परेशान करना पड़ सकता है। बच्ची, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस साल तुम नव वर्ष मेरे घर पर मनाओगी। जियांग लैन ने पीछे मुड़कर थोड़ा देखा। युलियांग, मैंने उसे बचपन से देखा है। वह आज्ञाकारी और समझदार बच्ची है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जी हाँ, आंटी बाई, मुझे पता है, धन्यवाद। लैंग जिंग ने सिर हिलाया। ये वास्तव में विडंबनापूर्ण था कि ये शब्द, जो उनकी सास के मुंह से निकलने चाहिए थे, इसके बजाय पड़ोसियों के मुंह से निकले, और उन पड़ोसियों के मुंह से जिनका झांग परिवार के साथ हमेशा से ही खराब रिश्ता रहा था। नानजुआंग ग्रैंड मार्केट पहुंचते ही बाई ये के परिवार ने खरीदारी शुरू कर दी। क्योंकि खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए वे अलग अलग नहीं हुए। बाई ये और उसकी बहन बारी बारी से सामान लाने ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। जब वह लौटा, तो उसने देखा कि जियांग लैन उस जगह की ओर इशारा कर रही थी जहां 2 दिन पहले उनका स्टॉल लगा था और कुछ कह रही थी। जियांग लैन के चेहरे पर मुस्कान देखकर बाई ये समझ गया कि उसकी माँ उसकी प्रशंसा कर रही है। वह और उसकी बहन हमेशा से अपने माता पिता का गौरव रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनके परिवार का स्टॉल यहाँ लगा हुआ था और नियमित ग्राहकों को कल ही सूचित कर दिया गया था कि वे 30 तारीख को बिक्री नहीं करेंगे। इस आशंका से कि कुछ लोगों को जानकारी न हो, उन्होंने लोगों को सूचित करने के लिए यहाँ एक बोर्ड भी लगा दिया था। बाई ये को वापस आते देख उनका परिवार खरीदारी जारी रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। उनके परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने सूप में कुछ ऐसा डाल दिया था जो नहीं डालना चाहिए था। क्या ये सही नहीं है? मैंने कुछ दिन पहले उन्हें सबके सामने बेनकाब किया था और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश भी की थी। ये वे अनैतिक, दुष्ट चीजें, उनका अंत अच्छा नहीं होगा। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उसकी बात का खंडन किया, फिर भी उसने अपनी तेज आवाज पर भरोसा किया और कुछ देर तक हंगामा करती रही। जब बाई ये ने भीड़ से ये शब्द सुने, तो उसकी भौहें तुरंत तंग गईं और वह सीधे भीड़ में घुस गया। मैंने तुम्हें फिर अफवाहें फैलाते हुए पकड़ लिया। बाई ये अंदर गई और महिला की कलाई पकड़ ली। बार बार तुमने हमारी बदनामी की है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं बुलाऊंगी? अचानक बांह पकड़कर खींचे जाने पर महिला तुरंत घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से अश्लील हमला चिल्लाने लगी। बाई ये एक शेफ होने के नाते उसकी भुजाओं में काफी ताकत थी, इसलिए उसके लिए खुद को छुड़ाना नामुमकिन था। इस समय आसपास के लोगों ने भी उसे पहचान लिया।
हा हा हा, किसी के पीठ पीछे अफवाहें फैलाते हुए पकड़ा गया और उसी व्यक्ति से आमने सामने आ गया। मैं उसे जानता हूँ, ये युवक बाई के ब्रेस्ट मीट का छोटा बॉस है। इसे तो रंगे हाथों पकड़ा जाना ही माना जाएगा, है ना? पुलिस स्टेशन को फोन करो, पुलिस स्टेशन को फोन करो। उसके जैसी लोगों को नए साल की छुट्टी थाने में बितानी चाहिए, ताकि उसे सबक मिल सके। हालांकि कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यह महिला बिना किसी कारण के उसकी बदनामी नहीं कर सकती, है ना? अच्छे लोगों पर बेवजह आरोप मत लगाओ। हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजती और मक्खियां बिना जोड़ वाले अंडों पर नहीं बैठती। तभी बाकी सब लोग भी धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुस आए। जब झांग युएलियांग ने उस महिला को देखा तो वह हैरान रह गई। दूसरी चाची, आप क्यों? आसपास मौजूद भीड़ तुरंत शांत हो गई। उस महिला को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने झांग युएलियांग को देखते हुए कहा, तुम युएलियांग हो? वापस क्यों आए हो? जल्दी से इस लड़के से कहो कि मुझे छोड़ दे। लेकिन झांग युएलियांग हिली नहीं। इसके बजाय उसने अपनी दूसरी चाची को ध्यान से देखते हुए कहा, दूसरी चाची, आपने अभी अभी वो सब बातें क्यों कहीं? क्या 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 बातें? झांग युएलियांग की दूसरी चाची सुन कुइफिन ने हकलाते हुए जवाब दिया, आपने बाई ये के परिवार के पके हुए मांस को समस्याग्रस्त बताकर बदनाम क्यों किया? क्या आपको सचमुच कोई समस्या मिली या आप जानबूझकर उन्हें फंसा रहे थे? झांग युएलियांग ने जोर देकर पूछा। क्योंकि झांग युएलियांग ने उनके रिश्ते का खुलासा किया, इसलिए उनके आसपास के लोगों के चेहरों पर तुरंत ही उत्सुक गपशप के भाव दिखाई देने लगे। क्या चल रहा है? ऐसा लगता है कि इस महिला ने किसी के पके हुए मांस को समस्याग्रस्त बताकर बदनाम किया था और अब उसकी पहचान हो गई है। दरअसल वो इस लड़की की रिश्तेदार है। हाँ, ये दिलचस्प है। जरूर कुछ मनमुटाव होगा, है ना? भले ही मनमुटाव हो, लेकिन आप इस तरह लोगों की बदनामी नहीं कर सकते, है ना? इसके अलावा मुझे लगता है कि लिटिल बॉस और उनके पिता उसे ठीक से पहचानते नहीं हैं। वो उनकी बदनामी क्यों करेगी? क्या ये पागलपन नहीं है? ये शब्द सुनकर सुन कुइफिन ने तुरंत अपना सिर घुमाकर कोसते हुए कहा, किसने उसकी बदनामी की? गड़बड़ है। मेरे भतीजे ने खुद कहा है। मेरे भतीजे के शब्द गलत कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा भतीजा कौन है? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे भतीजे ने ऐसा कहा, तो क्या ये सच है? तुम खुद पागल हो, तो शायद तुम्हारा भतीजा भी पागल हो। छोटे बॉस, पुलिस स्टेशन को फोन करो। पुलिस को इसे संभालने दो। इसी समय बाई ये के फोन पर कॉल लगी और दूसरी तरफ से व्यक्ति स्थिति के बारे में पूछ रहा था। बाई ये ने झांग युएलियांग की ओर देखा। शुरू में तो वह निश्चित रूप से पुलिस स्टेशन को फोन करने वाला था, लेकिन पता चला कि यह व्यक्ति झांग युएलियांग की दूसरी चाची थी। उन्हें बुलाओ, झांग युएलियांग ने बिना किसी झिझक के कहा। बाई ये ने फोन उठाया और जवाब दिया। सुन कुइफिन ने स्थिति देखी और तुरंत जमीन पर बैठ गई और चिल्लाने लगी, हे भगवान! ये मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। ये मेरी अपनी भतीजी है और ये मुझे जेल भेज रही है। ये युवती भरोसेमंद है। वह सही और गलत में फर्क जानती है। हाहा, रिश्तेदारी से ऊपर धर्म। पास ही खड़े जीजा लांग ने फ्राउनिंग करते हुए कहा, पहले उसे ऊपर खींच लेते हैं, इतना हंगामा करना बहुत शर्मनाक होगा। अप्रत्याशित रूप से झांग युएलियांग हिली नहीं। उसके बगल में बैठी बाई आनान मुस्कुराए और बोली, जीजाजी लांग, चिंता मत कीजिए, वह 3 मिनट से भी कम समय में खुद ही उठ जाएगी। जीजा लैंग ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों है, अनान, मुझे जल्दी बताओ। अनान ने झुककर जीजा लांग के कान में कुछ फुसफुसाया। जीजा लांग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और फिर वे जोर से हंस पड़े। जीजा लैंग के हंसना खत्म होने से पहले ही जमीन पर बैठी सुन कुइफिन उठ खड़ी हुई। कोई और रास्ता नहीं था। इस भीषण सर्दी में जमीन पूरी तरह से जम गई थी और अधिक देर तक बैठे रहने से उसका निचला हिस्सा जमीन से चिपक कर जम जाता। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। पुलिस इतनी जल्दी में नहीं आई थी, बल्कि इसका मुख्य कारण ये था कि नव वर्ष नजदीक था और पास का पुलिस स्टेशन इस सबसे बड़े बाजार में ड्यूटी पर था। युएलियांग, युएलियांग, जल्दी से मेरे लिए गवाही दो। पुलिस को अपनी गिरफ्तारी के लिए आते देख सुन कुइफेन घबरा गई। तुम्हारी माँ ने ही मुझे ये सब करने के लिए पैसे दिए थे। भीड़ में तुरंत ही हंगामा मच गया। पुलिस ने शायद पहले कभी सन कुइफेन जितनी मूर्ख व्यक्ति को नहीं देखा था। उसने पूछताछ शुरू होने से पहले ही अपने पीछे मौजूद सभी लोगों के बारे में कबूलनामा कर लिया। इस हंगामे को देख रहे लोग और भी हैरान थे।
वे सुन कुइफिन को नहीं जानते थे क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और वे कई साल पहले कहीं और चली गई थीं। लेकिन बाई परिवार और झांग युएलियांग को हर कोई जानता था। भले ही झांग युएलियांग पिछले कुछ वर्षों से केवल चीनी नववर्ष के लिए ही वापस आती थीं। किसी ने तुरंत झांग परिवार और बाई परिवार के बीच संबंधों के बारे में आवाज उठाई। हम पड़ोसी, दूर का रिश्तेदार तो पास के पड़ोसी जितना अच्छा नहीं होता। ये कैसे पड़ोसी हैं? ऐसे पड़ोसियों के साथ रहना तो सचमुच 8 जन्मों का दुर्भाग्य है। क्या कोई द्वेष है? संभवतः, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पैसे को लेकर ईर्ष्या अधिक संभावित है। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल यही है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और सुन कुइफिन को पहले ही पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा चुका था। बाई परिवार भी उनके पीछे पीछे गया। स्थिति स्पष्ट होने के बाद पुलिसकर्मियों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने उपदेश देते हुए कहा, देखो, तुम एक वयस्क हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या कहना है और क्या नहीं? अब उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी है। बताओ, तुम इसे कैसे सुलझाने की योजना बना रहे हो? मैं इसे कैसे सुलझाऊं? मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये बताया और मेरे भतीजे ने कहा कि उनके पके हुए मांस के सूप में कुछ गड़बड़ थी, तो जरूर कोई न कोई गड़बड़ होगी। मैं तो बस न्याय के लिए आवाज उठा रही थी, मैंने क्या गलत किया? पुलिस वाले हंसते हुए बोले, ठीक है, तो चलिए थाने चलते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, झूठे आरोप लगाने पर भी जेल हो जाती है। और सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहन और आपका प्यारा भतीजा भी जेल जाएंगे। हे भगवान, जेल क्यों? मैंने तो बस कुछ शब्द ही कहे थे, है ना? ठीक है, बकवास बंद करो, हमारे साथ चलो। पुलिस ने सन कुइफिन को पुलिस गाड़ी में धकेल दिया। इस मामले को सुलझाने के लिए आप सबको भी हमारे साथ चलना होगा। अंत में बूढ़े बाई और जियांगलन दंपति भी साथ चले गए। जाने से पहले जियांगलैन ने अपने बेटे को एक नोट दिया, बेटा, तुम्हें ये सब खरीदना होगा। पुलिस की गाड़ी के जाने के बाद दर्शक संतुष्ट होकर चले गए। हालांकि कुछ पुराने ग्राहक जाने को तैयार नहीं थे और उन्होंने बाई ये से पूछा कि क्या वह आज अपना स्टॉल लगाएंगे। जवाब मिलने पर सभी थोड़े निराश हुए, लेकिन वे समझ सकते थे। दिन दहाड़े ऐसी घटना होने के बाद माहौल पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। हालांकि लेंग जिंग को सुन कुई जुआन के ननिहाल को मुसीबत में देखकर काफी खुशी हुई। तुम्हारी दूसरी चाची के साथ क्या चल रहा है? अरे, वो तो हमेशा से ऐसी ही रही है। बचपन से ही वो मेरी माँ की बंदूक रही है। खासकर तब से जब उसकी शादी अच्छे परिवार में नहीं हुई और कुछ साल पहले उसका तलाक हो गया और वो अपने मायके लौट आई। मैंने सुना है कि वो मेरी माँ के माता पिता के घर पर मेरी माँ की भाभी से रोज झगड़ा करती है। मेरी माँ की भाभी भी कम नहीं है। इतनी उम्रदराज भाभी बच्चे के साथ घर लौट आई हैं और परिवार के भरण पोषण में कोई योगदान नहीं दे रही हैं। ऐसे में उनके बीच झगड़ा होना तय है। लेकिन मेरी माँ मेरी दूसरी चाची के साथ हैं। ये तो वाकई एक तमाशा है, लेकिन बाई परिवार के खिलाफ उनकी बदनामी से पता चलता है कि उनका चरित्र बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि उनकी मुलाकात केवल एक शाम के लिए हुई थी, लेकिन लैंग जिंग पर बाई परिवार की बहुत अच्छी छाप पड़ी थी। बूढ़ा बाई एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था जो चुपचाप अपना काम करता था, और जब उसकी पत्नी उसे परेशान करती थी, तो वह बस अच्छे स्वभाव से मुस्कुराता था और कुछ नहीं कहता था। और जियांग लैन कुशल और उत्साही थी, और अपने बच्चे के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी। आज सुबह जब सुन कुईजुआन आई और उसने बाई अनान को 2-3 बार गालियां दी, तो जियांग लैन तुरंत क्रोधित हो गई। उस एहसास को देखकर न केवल झांग युएलियांग को ईर्ष्या हुई, बल्कि लैंग जिंग को भी वह बहुत अच्छा लगा। जब किसी बच्चे को धमकाया जाता है, तो क्या वे यही उम्मीद नहीं करते कि उनके माता पिता उनकी रक्षा करेंगे? सुन कुईजुआन जैसी किसी व्यक्ति को देखना बहुत दुर्लभ है जो अपनी बेटी को एक वस्तु की तरह मानती है। ये और बाकी तीनों युवा थे, और खरीदारी की सूची की मदद से उन्होंने जल्दी से अपनी जरूरत की सभी चीजें खरीद ली और फिर सीधे घर चले गए। जब वे गांव लौटे, तो उन्हें पता चला कि पुलिस की गाड़ी पहले से ही वहां मौजूद थी। यहाँ तक कि गांव के पार्टी सचिव ने भी उन्हें रोककर पूरी घटना बताई। पुलिस स्टेशन अभी अभी वहां आया था और सन क्विफिन और झांग शिलियांग दोनों को अपने साथ ले गया था। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये ईर्ष्या ही होगी, लेकिन आखिर आप एक ही गांव के हैं और पड़ोसी भी हैं। ग्राम पार्टी सचिव बोलते बोलते थोड़ा असहज महसूस करने लगे। इस सन क्विफिन का मेरी माँ से शादी के बाद से ही झगड़ा चल रहा है। कई सालों से मनमुटाव चलता आ रहा है, उम्मीद है इस बार उसे सबक मिल जाएगा।
पुराने ग्राम सचिव अधिक विनम्रता से बोलते थे, अन्य लोग उनके जितने विनम्र नहीं थे। ये सन कुईजुआन सचमुच शर्मनाक है। बिल्कुल सही, हमारे गांव में आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। महिला की तो बात ही छोड़िए। वह पहले से ही हमें इशारे दे रही थी, इशारों में बता रही थी कि आपके परिवार के पके हुए मांस में कुछ गड़बड़ है। हाँ हाँ, मुझे पता था कि गड़बड़ है। हाँ, उसने मुझे भी यही बताया था। उसने कहा कि गंध इतनी तेज थी कि वह अच्छी गंध नहीं हो सकती थी। उसने ये भी कहा कि तुम्हारा परिवार उसके परिवार के ठीक बगल में रहता है, इसलिए उसे सब कुछ पता है। हाँ हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। अब उसे और उसके बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। झांग युएलियांग कार से बाहर नहीं निकली, लेकिन उन्होंने अंदर से सब कुछ स्पष्ट रूप से सुना। लेंग जिंग ने उसका हाथ दबाया। झांग युएलियांग ने ऊपर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने इसे जाने दिया है। लेंग जिंग, मैं वो चीजें जो हम वापस लाए हैं, बाई ये और आनान को देना चाहती हूँ। अच्छा, वैसे भले ही आपने न कहा हो, मैं भी यही सोच रही थी, लेंग जिंग ने कहा। मुझे बाई ये और आनान आपके छोटे भाई बहनों की तरह लगते हैं। जहाँ तक आपके परिवार के उस एक सदस्य की बात है। लेंग जिंग ने उपहास किया। झांग युएलियांग ने धीरे से अपना सिर लेंग जिंग के कंधे पर टिका दिया। मैं गलत थी, तुम सही थे। हम उन्हें तुम्हारी असली पहचान नहीं बता सकते। हा 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 हा, लेंग जिंग हंस पड़ा। चिंता मत करो, जो भी मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करेगा, मैं उसे कोई फायदा नहीं उठाने दूंगा। लेंग जिंग, हमें टिकट कब मिलेंगे? मैं घर जाना चाहती हूँ, झांग युएलियांग ने फुसफुसाते हुए कहा। हालांकि बाई परिवार उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन आखिरकार यह उनका अपना घर नहीं था, और यहाँ रहने से उन्हें असुविधा भी हो सकती थी। टिकटें बुक हो चुकी हैं। विमान कल दोपहर को है। हम नव वर्ष यहीं मनाने वाले हैं। बाई ये ने ग्राम पार्टी सचिव से बात करने के बाद गाड़ी में बैठ गया। ग्राम पार्टी सचिव का इरादा उन्हें इस बार छोड़ देने का था। बाई ये सहमत हो गई, क्योंकि भले ही वह सहमत न हो, उसके माता पिता निश्चित रूप से यही चुनाव करेंगे। हालांकि इस घटना के इस तरह बढ़ने से पुलिस स्टेशन में इसका रिकॉर्ड जरूर होगा। घर पहुंचने के बाद सभी ने सामान को मुख्य हॉल और रसोई में रख दिया। लेंग जिंग भी बहुत बलवान था, खासकर जब वह अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाता था तो उसकी मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती थीं। जीजाजी कसरत करते हैं, है ना? हाँ, मैं कभी कभी वेट लिफ्टिंग करता हूँ, लेंग जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई ये, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? अरे, पूछने की जरूरत नहीं है, बस बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। आपकी बहन युएलियांग और मैंने हवाई जहाज के टिकट ले लिए हैं। उड़ान कल दोपहर को है। क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? बस छोटे कस्बे तक ही काफी है, छोटे कस्बे से हवाई अड्डे के लिए बसें मिल जाएंगी। क्या कल जा रहे हो? तुम दोनों कुछ और दिन क्यों नहीं रुक जाते? देखो, हमने इतने सारे पटाखे खरीदे हैं और इतना स्वादिष्ट खाना तैयार किया है। बाई ये अचंभित रह गया। बाई आनंद ने भी यह सुना और झट से झांग युएलियांग का हाथ पकड़कर बोली, बहन युएलियांग, आखिरकार तुम वापस आ ही गईं। यहीं रुको और मेरा साथ दो। झांग युएलियांग को भी थोड़ी झिझक महसूस हुई। टिकट तो पहले ही बुक हो चुके हैं। कैसा रहेगा अगर हम अगले साल आपको बीजिंग घुमाने ले जाएं? ठीक है, अगले साल आप हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं ना? हम अगले साल हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा होगी। तो फिर बात पक्की हो गई। तुम्हारी परीक्षा के बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें बीजिंग ले जाऊंगा, जहां तुम जी भरकर खेल सकते हो। ठीक है? ठीक है। माता पिता घर पर नहीं थे, लेकिन जो खाना बनाना जरूरी था, उसे इंतजार नहीं कराया जा सकता था। बाई ये ने एक शेफ के पेशेवर गुणों का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न सामग्रियों को तेजी से व्यवस्थित किया। बाई ये को व्यस्त देखकर झांग युएलियांग और लैंग जिंग भी मदद के लिए आए। बहन युएलियांग, जीजाजी, आपको मदद करने की जरूरत नहीं है। आनंद को बस मेरे लिए आग को हवा देनी है। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार है। लैंग जिंग ने बड़े चाव से कहा। हमें सबसे पहले क्या बनाना चाहिए? सबसे पहले हम सुअर के मांस के मीटबॉल तलेंगे। मीटबॉल और शाकाहारी मीटबॉल। अनान, मूली कद्दूकस करने में मेरी मदद करो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अंततः मूली धोने और कद्दूकस करने का काम झांग युएलियांग और बाई आनंद ने संभाल लिया। इसी बीच बाई ये सुअर के मांस का एक टुकड़ा लेकर रसोई में गई ताकि उसे बारीक काट सके। ऐसे समय में
अपनी इस प्रतिभा का इस्तेमाल न करना व्यर्थ था। उन्होंने एक क्लिक में सुअर का मांस बारीक काट लिया, फिर उसमें हरी प्याज, अदरक, काली मिर्च और कई अन्य मसाले मिला दिए। भाई ये ने चर्बीदार सुअर का एक टुकड़ा लिया और उसे नाखून के आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। ये सुअर के मांस के अंदर भरने के लिए था। मीटबॉल बाद में। इसके अतिरिक्त उन्होंने सुअर के मांस के एक और टुकड़े को धोकर पतले पतले टुकड़ों में काटा, फिर उसमें से जंगली गंध को हटाने के लिए उसे हरे प्याज और अदरक के पानी में मैरिनेट किया और उसके बाद एक गुप्त मैरिनेड में लपेटा। ये ब्रेस्ड पोर्क बेली, स्टीम्ड मीटबॉल और चावल के आटे से बने पोर्क के लिए था, जिसे बाद में स्टीम किया जाएगा। भाई हनान ने गाजर को बारीक टुकड़ों में कद्दूकस किया और उसमें नमक डालकर अतिरिक्त पानी निकाल दिया। इससे बाद में मीटबॉल सूखे बनेंगे, जिससे वे बहुत नरम और गीले नहीं होंगे, और गाजर के टुकड़े भी नरम हो जाएंगे, जिससे उन्हें मीटबॉल का आकार देना आसान हो जाएगा। कल के तेल को दोबारा गर्म किया गया और घोल को मिलाने के बाद उसमें गाजर के टुकड़े, नमक और साधारण मसाले मिला दिए गए। भाई ये ने तेल का तापमान जांचने के लिए उसमें एक हरी प्याज डाली। अपने बाएं हाथ से उसने एक मुट्ठी भर हरी प्याज उठाए और उंगलियों की हल्की सी हरकत से उसे दबाकर एक गोल गोला बना लिया। अपने दाहिने हाथ में चम्मच पकड़े हुए उसने उन गोलों को उठाकर गरम तेल में डाल दिया। पूरी प्रक्रिया सुचारू और निर्बाध रही। पलक झपकते ही बर्तन में छोटे छोटे मीटबॉल तैरने लगे। चूल्हा बड़ा था और बर्तन भी स्वाभाविक रूप से बड़ा था। भाई ये को दर्जनों मीटबॉल को एक ही बर्तन में ठूंसना पड़ा। झांग युएलियांग को डर था कि बाई आनान तेल से जल जाएगी, इसलिए उसने उसके हाथ से तेल छानने वाला चम्मच ले लिया और रंग बदल चुके और पूरी तरह से पक चुके मीटबॉल को निकाल लिया। आओ आओ, चख कर देखो कि मीटबॉल पूरी तरह से पक गए हैं या नहीं। झांग युएलियांग ने लैंग जिंग को हाथ हिलाकर इशारा किया। तुम मुझे भेड़ियों के सामने फेंक रहे हो। इतनी गर्मी है और तुम चाहते हो कि मैं इसे चखूं। लैंग जिंग ने विरोध जताया, उसके चेहरे पर प्रतिरोध के भाव स्पष्ट थे। ये कितना गर्म हो सकता है? यहाँ के तापमान के हिसाब से तो आप इसे परोसते ही खा सकते हैं, झांग युएलियांग ने हंसते हुए कहा। लैंग जिंग ने उसकी बात पर विश्वास किया, एक को उठाया और तुरंत आउच की आवाज निकाली। बेशक, वो चीख आधी असली और आधी नकली थी, जो उसने अपनी प्रेमिका का मनोरंजन करने के लिए की थी। शाकाहारी गाजर को तलने के बाद मीटबॉल बनाने के लिए बाइये ने पास से खरीदे गए टोफू को जल्दी से मसल दिया, उसमें नमक, अंडे का सफेद भाग और थोड़ी मात्रा में आटा मिलाया और इसी तरह उन्हें दबाकर अलग अलग मीटबॉल बना लिए। यहाँ टोफू और सूखा टोफू आम व्यंजन थे। यह क्षेत्र सोयाबीन से समृद्ध था और पानी की गुणवत्ता अच्छी थी, जिससे टोफू स्वादिष्ट बनता था। टोफू बॉलर्स तलने के अलावा वे बाद में टोफू पफ्स भी तलते थे, जो नए साल के दौरान स्टू में एक शानदार अतिरिक्त सामग्री होती थी। टोफू बॉलर्स तलने के बाद बाइये ने कटे हुए टोफू के टुकड़े डाल दिए। देखते ही देखते टोफू के टुकड़े चारों तरफ से सुनहरे हो गए और धीरे धीरे फूल गए। अंत में सुआ का मांस तलने का समय आ गया था। मीटबॉल। बाइये ने एक मीटबॉल को निचोड़कर निकाला, उसमें सुआ के मांस का एक छोटा टुकड़ा डाला, फिर उसे दोबारा गोले का आकार दिया और गरम तेल में डाल दिया। आप इसमें सुआ के मांस का एक छोटा टुकड़ा क्यों डालते हैं? लैंग जिंग ने उत्सुकता से पूछा। यह मेरे बड़े भाई की पसंद है, उन्हें बचपन से ही चर्बी वाला मांस बहुत पसंद है, बाई हनान ने कहा। सूखे कटे हुए सुआ के मांस के साथ इसका स्वाद और भी अच्छा लगता है, बाइये ने कहा। जीजाजी, इसे चख कर देखिए। लैंग जिंग ने एक थोड़ा ठंडा टुकड़ा चुना और उसे खाया। सतह तो ठंडी थी, लेकिन अंदर से काफी गर्म था। लैंग जिंग ने सांस अंदर खींचते हुए उसे खाया। जब वह बीच में पहुंचा, तो उसने सुअर के मांस का वह छोटा सा टुकड़ा देखा जिसमें चर्बी कटी हुई थी। इस समय तक चर्बी कटी हुई सुअर का मांस अर्ध पारदर्शी हो गया था और काटने पर वह चिकना नहीं था, बल्कि थोड़ा कुरकुरा था, जो अपने आप में अनोखा था। छोटी छोटी मीटबॉल तलने के बाद बाइये ने 8 बड़ी मीटबॉल तली, जिनमें से प्रत्येक का आकार एक आदमी की मुट्ठी जितना था। इन्हें पकने में कितना समय लगेगा? तलने से ये पूरी तरह नहीं पकेंगे, बाइये ने सिर हिलाते हुए कहा। ये तो बस इन्हें आकार देने के लिए है, पूरी तरह पकने के लिए इन्हें भाप में पकाना होगा। ओह, मैं समझा। जब तलने के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार हो गईं, तो उन्होंने मछली तलना शुरू कर दिया। बाइये ने काफी सारा तेल बाहर फेंक दिया। मछली तलने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल की एक अलग गंध होती है,
इसलिए इसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। आधा तेल बचाकर बाई ने सबसे पहले छोटी छोटी मछलियों को तला। ये छोटी मछलियां उनके क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की मछली थी, जो छोटी पीली क्रोकर मछली के समान थी और इन्हें उसी तरह खाया जाता था। उन्हें तब तक तला गया जब तक कि हड्डियां भी कुरकुरी न हो गईं और उन्हें सिर से पूंछ तक पूरा का पूरा खा लिया गया। छोटी छोटी मछलियों को तलने के बाद उन्हें चाकू के आकार की मछली भी तलनी पड़ी। नाइफ फिश असल में हेयरटेल फिश होती हैं, लेकिन यहाँ इन्हें नाइफ फिश ही कहते थे। मैरिनेट किए हुए हरे प्याज, अदरक और काली मिर्च को निकाल लिया गया और मछली के टुकड़ों को तलने के लिए बर्तन में डाल दिया गया। मछली तलने के तुरंत बाद ही सबसे स्वादिष्ट लगती है। जैसे ही बाई अनान एक टुकड़ा चुराने के लिए हाथ बढ़ाने वाली थी, उसे बाहर मुख्य द्वार से एक आवाज सुनाई दी। बाई अनान और अन्य लोग बाहर भागे और वास्तव में बूढ़ी बाई और जियांग लैन वापस आ गए थे, जिन्हें पुलिस स्टेशन द्वारा वापस लाया गया था। अरे बाप रे, मैंने रात का खाना बनाने में देर कर दी। मैं अभी खाना बनाना शुरू करती हूँ। जियांग लैन के लौटते ही उसने पुलिस स्टेशन वाली घटना को हल्के में लिया, मुख्य रूप से झांग युएलियांग को चिंता से बचाने के लिए। अधिकारी ने झांग शिलियांग की आलोचना और उसे उपदेश दिया, और फिर सुन कुईजुआन और सुन कुइफिन को बूढ़े बाई और जियांग लैन से माफी मंगवाए। हालांकि बहनों का रवैया बूढ़े झांग से भी कम ईमानदार था। अंत में जियांग लैन का दिल नर्म पड़ गया और उसने झांग शिलियांग को आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बनाने दिया, क्योंकि वह आखिरकार उसके अपने बेटे की उम्र का ही एक बच्चा था। लेकिन सन कुईजुआन बहनों के प्रति वह इतनी उदार नहीं थी। इस आपराधिक रिकॉर्ड को रखना जरूरी था, वरना कौन जानता था कि अगली बार ये महिलाएं क्या मुसीबत खड़ी कर देंगी। इस तरह मामला सुलझने से इसे सर्वोत्तम संभव परिणाम माना गया। कम से कम वे शांतिपूर्ण नव वर्ष तो मना सकेंगे। झांग युएलियांग ने चैन की सांस ली। जियांग लैन ने पहले चावल पकाना शुरू किया और फिर व्यंजन तलना शुरू कर दिया। बाई ये ने अपनी तरफ से तले हुए शाकाहारी मीटबॉल के साथ पत्ता गोभी का स्टू, सेवई के साथ पत्ता गोभी का अचार और टोफू पफ के साथ छोटी हरी सब्जी की भुर्जी बनाई। अंत में घर के बने तरीके से तैयार की गई छोटी मछली का स्टू भी परोसा गया। इन तली हुई छोटी मछलियों, नाइफ फिश और मीटबॉल को भी एक साथ परोसा और खाया जाना था। जियांग लैन के चावल और अन्य व्यंजन पकने के बाद बाई ये के मीटबॉल, ब्रेस्ड पोर्क बेली और चावल के आटे से बने पोर्क को स्टीमर में रख दिया गया। मांस का सर्वोत्तम स्वाद पाने के लिए इसे 2 से 3 घंटे तक भाप में पकाना होगा। चूल्हे में पेड़ की एक कटी हुई जड़ रखी गई, जो 1 घंटे से अधिक समय तक जलने के लिए पर्याप्त थी। सिर्फ इसलिए कि तलने लायक सभी चीजें तैयार हो चुकी थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि दोपहर में करने के लिए कुछ नहीं था। उन्हें अब भी छिपे-छिपे बीन बंस बनाने थे। रात के खाने के बाद बाई अनान ने मेज साफ की और बर्तन धोए, जबकि जियांग लैन ने आटे और बीन पेस्ट की फिलिंग को गर्म ईंट के बिस्तर पर रख दिया। पिछले वर्षों में झांग युएलियांग हमेशा सुन कुईजुआन को इन्हें बनाने में मदद करती थी, इसलिए वह इसमें काफी कुशल थी। लैंग जिंग ने भी उत्सुकता से इसे बनाने की कोशिश की, और अप्रत्याशित रूप से उसने जल्दी ही इन्हें काफी अच्छे से बना लिया, जिसके लिए उसे जियांगलान से लंबे समय तक प्रशंसा मिली। बीच रास्ते में बूढ़ा झांग आया और झांग युएलियांग को देखकर उसे कुछ हिदायतें दी। दरअसल पूछने की कोई जरूरत नहीं थी, सुन कुईजुआन ने घर में फिर से कोई न कोई परेशानी खड़ी कर दी होगी। झांग युएलियांग ने भी खुलकर कहा, पिताजी, हम कल वापस जा रहे हैं। बूढ़े झांग का शरीर अकड़ गया और फिर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, वापस जाना भी अच्छा है। जैसे ही बूढ़े झांग चले गए, जियांग लैन ने उत्सुकता से पूछा, बहन युएलियांग, क्या आप कल जा रही हैं? जी हाँ, आंटी बाई, लैंग जिंग ने हवाई जहाज के टिकट खरीद लिए हैं। बाई ये को बस कल हमें काउंटी शहर ले जाना है। इतनी जल्दी? आप यहीं रुक सकते हैं, कोई बात नहीं। कुछ और दिन रुक जाए, नए साल के दौरान बहुत मजा आने वाला है। बाई आंटी, हम अगले साल आपसे मिलने वापस आएंगे। झांग युएलियांग ने सिर हिलाया और जियांग लैन केवल आह भर सकी। छिपे बीन बंस मुख्य कमरे में भाप से पक रहे थे, दोनों चूल्हे एक साथ चल रहे थे। उन्हें सीधे बर्तन में रखा गया, नीचे पेरेला के पत्ते रखे गए थे। भाप से पकने के बाद पूरी ट्रे को बाहर ले जाया गया और पल भर में वे जम गए। बाई अनान एक और ट्रे लेकर बाहर गई और उत्साहित चेहरे के साथ लौटी, बर्फ गिर रही है। यहाँ बर्फबारी कोई असामान्य बात नहीं थी।
हर सर्दी में कई बार बर्फ गिरती थी और हर बर्फबारी कई दिनों तक चलती थी और भारी होती थी। हालांकि इस सर्दी में ज्यादा ठंड नहीं पड़ी और यह अब तक की पहली बर्फबारी थी। जब तक उन्होंने सभी चिपचिपे बीन बंस को लपेटकर भाप में पकाया, तब तक बाहर की जमीन बर्फ की मोटी परत से ढक चुकी थी। बाई ये ने बाहर झांकते हुए कहा, बहन युएलियांग, इतनी भारी बर्फबारी के बावजूद क्या आप कल वापस जा रही हैं? बिल्कुल सही, युएलियांग, कुछ और दिन रुक जाओ। यह झांग युएलियांग ने लैंग जिंग की ओर देखा, जो उदासीन लग रहा था, लेकिन झांग युएलियांग को अभी भी असहजता महसूस हो रही थी। ये बाई परिवार की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि झांग परिवार बिल्कुल बगल में रहता था। फिर भी उसकी माँ और छोटा भाई उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे और उसके पिता अनिर्णायक थे। झांग युएलियांग के चेहरे के भाव देखकर उनके पास इस मामले को यहीं खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सौभाग्यवश कुछ देर बाद बर्फबारी रुक गई। हालांकि बीजिंग में भी बर्फबारी होती थी, लेकिन हाल के वर्षों में भारी बर्फबारी दुर्लभ हो गई थी। अक्सर जमीन पर बर्फ की एक पतली परत ही होती थी, या फिर जमीन पर गिरते ही वो पिघलकर पानी बन जाती थी। लैंग जिंग बाई हनान को बर्फ में खेलने के लिए बाहर ले गई, जबकि बाई ये दरवाजे पर खड़ी होकर बर्फ का पुतला बनाने के बारे में उनकी बातें सुन रही थी। दरअसल इतनी बर्फ से स्नोमैन बनाना संभव नहीं था। बाई ये ने शांत भाव से 2 झाड़ू निकाली और कहा, लो। 2 बड़े और छोटे बच्चों को लगा कि बाई ये उनसे बर्फ इकट्ठा करके एक बर्फीला पुतला बनवाना चाहता है। लेकिन जब तक उन्होंने बर्फ जमा की, तब तक आंगन की सारी बर्फ भी साफ हो चुकी थी। झांग युएलियांग ने दबी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी कि बाई ये अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों से बर्फ साफ करवा रही थी। बेचारे, वे दोनों बड़े चाव से काम कर रहे थे। जब यहाँ बर्फ गिरती थी, तो उन्हें कम से कम रास्ता साफ करने के लिए उसे जल्दी से साफ करना पड़ता था। नहीं तो, अगर बर्फ बहुत ज्यादा जमा हो जाती, तो उन्हें कल उसे साफ करने के लिए फावड़ों की जरूरत पड़ती। आज नव वर्ष की पूर्व संध्या थी। जियांग लैन पकौड़ी की भराई मिलाने में व्यस्त थी, जबकि खाना पकाने का सारा काम बाई ये पर छोड़ दिया गया था। बूढ़े बाई के पास खिड़कियों और फू अक्षरों के लिए कागज की कटी हुई पट्टियों का एक ढेर था। उनके हाथ में आग पर पकाए गए आटे का पेस्ट भी था, जिसका इस्तेमाल वे कागज की कटी हुई पट्टियों और फू अक्षरों को घर के अलग अलग हिस्सों में चिपकाने के लिए करते थे। मुख्य द्वार के बाहर एक बिल्कुल नया दोहा चिपकाया गया था, जिसमें दरवाजे पर 2 बड़े फू अक्षर थे। उनके बाहरी दरवाजे के फ्रेम पर भी दोहे खुदे हुए थे और दरवाजे पर ही द्वार देवताओं की एक जोड़ी बनी हुई थी। चूल्हे के पीछे वाली दीवार पर रसोई के देवता की एक तस्वीर चिपकाई गई थी। खिड़कियों को गोल आकार में कागज से काटकर बनाई गई खिड़कियों और छोटे छोटे फू अक्षरों से सजाया गया था, और यहाँ तक कि कूड़ेदान पर भी एक फू अक्षर उल्टा चिपकाया गया था। जब तक बूढ़ी बाई ने अपना काम पूरा किया, घर का रूप पूरी तरह से बदल चुका था और उसमें एक मजबूत उत्सव का माहौल था, जिससे हर कोई अनजाने में मुस्कुराने लगा। बूढ़ी बाई ने बाई ये द्वारा पहले लाई गई शराब की दूसरी बोतल निकाली और उसे कांच टेबल पर रख दिया। खिड़की की चौखट पर तले हुए मीट बॉल, तले हुए छल्ले, तली हुई छोटी मछलियां और अन्य नाश्ते रखे हुए थे, जो किसी भी समय खाने के लिए तैयार थे। बाहर जियांग लैन ने झांग युएलियांग की मदद से कई तरह की भराई को मिलाया था। सबसे महत्वपूर्ण तो निश्चित रूप से अचार वाली पत्ता गोभी की भराई थी, जिसे पूरे परिवार ने पसंद किया। उनकी घर की बनी अचार वाली पत्ता गोभी 70% वसा और 30% कम वसा वाले सुअर के मांस के मिश्रण के साथ अभी खाने के लिए एकदम सही थी। इस अचार वाली पत्ता गोभी की फिलिंग में निश्चित रूप से अधिक वसायुक्त सुअर का मांस होना चाहिए था। जितनी अधिक वसा होगी, उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे फिलिंग ताज़ा, मुलायम और चटपटी बनती है। बहुत कम वसा वाला सुअर का मांस फिलिंग को सूखा और सख्त बना देगा। इसके अलावा इसमें अजवाइन की फिलिंग भी थी, जो कोमल, युवा अजवाइन को बारीक काटकर बनाई गई थी, जिसमें अजवाइन की तुलना में सुअर का मांस अधिक था। इसमें 3 प्रकार की स्वादिष्ट फिलिंग भी थी। उनके पास ही पानी था, इसलिए मछली और झींगे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। 3 प्रकार के स्वादिष्ट पकौड़े भी सभी के पसंदीदा थे। इसमें मुख्य रूप से प्याज और सुअर का मांस था, और प्रत्येक पकौड़ी में एक झींगा डाला गया था। हालांकि नए साल के लिए भी सभी पकौड़ियों में मांस भरना संभव नहीं था, इसलिए शाकाहारी भरावन भी उपलब्ध थे। एक शाकाहारी फिलिंग में पत्ता गोभी, वुड ईयर मशरूम, शिटके मशरूम, अंडे आदि शामिल थे, और दूसरी में प्याज और अंडा।
लेकिन इस साल जियांग लेन ने कुछ नया भी आजमाया। नए साल से पहले अच्छी खासी कमाई करने के बाद वह बच्चों को और भी खुश रखना चाहती थी। उसने कई महंगे टमाटर खरीदे, जिनके बारे में उसने सुना था कि वे प्रोविंस की किसी खास किस्म के हैं। जब जियांग लैन लौटी तो उसने एक टमाटर खाया और पाया कि वह टमाटर न केवल स्वाद में लाजवाब था, बल्कि काफी मीठा भी था। इसलिए उसने अंडे की भुर्जी बनाने और उसमें टमाटर और अंडे की फिलिंग भरने का फैसला किया। बेशक उस समय बाई ये और अन्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। बाई ये तीनों बड़े चूल्हों पर खाना पका रही थी। एक बर्तन में चावल भाप में पक रहे थे और उसके ऊपर वाले बर्तन में पहले से भाप में पका हुआ सुअर का मांस, चावल के आटे से बना सुअर का मांस और बड़े बड़े मीटबॉल दोबारा गर्म किए जा रहे थे। मुख्य कमरे में दो चूल्हे थे। एक तरफ सुअर की पसलियों का स्टू पक रहा था। कल खरीदे गए सुअर की लगभग 20 पाउंड सुअर की पसलियों में से आधी को सीधे स्टू में पकाया गया। दूसरे बर्तन में सुअर का मांस पक रहा था। मांस के गोल मटोल चौकोर टुकड़े शोरबे में उबल रहे थे और उसके बगल में भीगे हुए शकरकंद के नूडल्स का एक कटोरा रखा था। पूरा घर पके हुए मांस की खुशबू से महक रहा था। जब तक लैंग जिंग और बाई आनान ने खेलना समाप्त किया और वे पूरी तरह से ठंड से कांप रहे थे, तब तक कांग की मेज पर व्यंजन दिखाई देने लगे थे। बूढ़ी बाई ने लैंगजिंग को पीने के लिए आमंत्रित किया। जियांग लेन ने लापरवाही से कुछ एस्पिक और ब्रेस्ड मीट की एक प्लेट काटी, जबकि बाई ये ने गैस स्टोव पर अभी अभी बनाए गए डीप फ्राइड ऑयस्टर मशरूम और मीठे और खट्टे पोर्क को ऊपर लाया। आप दोनों पहले पी लीजिए। जब ये दोनों व्यंजन तैयार हो जाएंगे, तब तक मैं बाकी के व्यंजन भूनने का काम पूरा कर लूंगा। नए साल के लिए पकवानों की संख्या स्वाभाविक रूप से कम नहीं हो सकती थी। उनके परिवार ने कंग पर दो मेजें अगल बगल रखी थीं। फिर भी शायद जगह कम पड़ जाती। पकी हुई सुअर की पसलियां जल्दी पक गईं। जियांग लेन ने उन्हें परोसने के बाद धीमी आंच पर पकाया हुआ सुअर का मांस, चावल के आटे से बना सुअर का मांस और मीटबॉल भी ऊपर भेज दिए। वहां बाई के तले हुए व्यंजन भी तैयार थे, जिनमें एक मछली भी शामिल थी जिसे सुबह तला गया था और अब उसे सूखी आंच पर पकाया गया था। सबसे आखिर में जो व्यंजन परोसा गया वह था वर्मीसेली के साथ पोर्क स्टू। लाल भूरे रंग के मांस के टुकड़े मोटे और हिलते डुलते थे, जिनके चारों ओर शकरकंद की सेवई थी जो शोरबे में पूरी तरह भीगी हुई थी। एक छोटा कटोरा शोरबे से भरा हुआ मेज के बीचों बीच रखा गया था। चूंकि लैंग जिंग यहाँ है, तो हमें मशरूम के साथ चिकन स्टू बनाना चाहिए था, बूढ़े बाई ने व्यंजनों से भरी मेज को देखते हुए कहा। यहाँ जब दामाद मिलने आता है तो मशरूम के साथ चिकन स्टू बनाना एक प्रथा है। हालांकि लैंग जिंग उनका दामाद नहीं था, लेकिन झांग युलियांग यहाँ थी और एक अतिरिक्त व्यंजन बनाने से वह अधिक खुश हो सकती थी। ओह, ये सब मेरी गलती है, जियांग लैन ने कहा। मैं वास्तव में इसके बारे में सोच रही थी। भाई आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, झांग युलियांग ने जियांग लैन का हाथ पकड़ते हुए कहा। बिल्कुल सही, अंकल बाई, आंटी बाई, आप दोनों ने हमारे प्रति बहुत दयालुता दिखाई है। सच कहूं तो मैं बहुत भावुक हूँ। जब मैं युएलियांग के साथ पहली बार यहाँ आई थी, तो मैं सचमुच बहुत गुस्से में थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी निर्दयी जगह भी हो सकती है। लैंग जिंग ने अपना गिलास उठाते हुए कहा, आपने मेरा नजरिया बदल दिया। बाकी सब कुछ भूलकर मैं आप सभी को सलाम करता हूँ। इस पे में सब कुछ समाया हुआ है। बूढ़े बाई और बाई ये ने अपने गिलास उठाए, उनसे टकराए और सारा पे पी गए। बाई आनंद सबसे ज्यादा खुश थी। बचपन से लेकर अब तक यह उनके परिवार के लिए नव वर्ष का सबसे बेहतरीन भोजन रहा है। इतनी सारी पकवानों से भरी मेज देखकर बाई आनंद ने जल्दी से कुछ तस्वीरें ली और फिर खाने में मग्न हो गई। टेबल पर कम से कम एक दर्जन व्यंजन थे। इसके अलावा खिड़की पर तली हुई छोटी मछली और तले हुए मीटबॉल भी रखे थे। जहां तक नाइफ फिश और मीटबॉल की बात है, वे व्यंजन के रूप में भी नहीं बन सके क्योंकि वे बहुत अधिक मात्रा में थे। उसने लगभग हर व्यंजन के कुछ निवाले खाए और उसका पेट भर गया। क्या आप सबका पेट भर गया है? मेरा एक व्यंजन अभी तक परोसा नहीं गया है, बाई ये ने खुद को रोक ना पाने के कारण कहा, और खाते हुए उसने देखा कि महिलाएं चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर रही हैं। क्या और भी खाना है? ये कौन सा व्यंजन है? क्या यहाँ कोई मिठाई नहीं है? बाई ये उठते हुए बोली, अगर सच में जगह नहीं है, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इस बच्चे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन मैं अभी भी मिठाई का एक टुकड़ा खा सकती हूँ, जियांग लैन ने मुस्कुराते हुए कहा।
जब वे छोटे थे तब हमारा परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था और चीनी नव वर्ष के लिए बहुत सारे व्यंजन नहीं होते थे। बस अचार वाली पत्ता गोभी, बड़ी हड्डियां, रक्त सॉसेज और सफेद मांस, साथ ही सेवई के साथ सुअर का मांस का स्टू, जिसमें ज्यादातर सेवई और राजमा होते थे। फिर तले हुए अंडे, मांस की खाल की जेली और ठंडे स्टार्च वाले नूडल्स थे। बस इतना ही था। बूढ़े बाई ने कहा, उस समय उन दोनों को मनाने के लिए हम एक अतिरिक्त मिठाई बनाते थे। लैंग जिंग चुपचाप बूढ़े आदमी बाई की बातें सुन रही थी और बीच बीच में कुछ शब्द बोल रही थी। बाई ये मुख्य कमरे में अकेली थी और मीठे आलू के लड्डू बना रही थी। जब से उसने अपने सपनों की कक्षा में मिश्री की चाशनी बनाना सीखा था, तब से वह हमेशा से इस व्यंजन को वास्तविकता में फिर से बनाने का अवसर तलाशता रहा था, लेकिन उसे वह मौका नहीं मिला था। उन्हें पहले जो नुस्खा मिला था वह खोखले गोलों के लिए था, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से शकरकंद के गोले ज्यादा पसंद थे। इसलिए जब वे सीप के मशरूम तल रहे थे तो उन्होंने शकरकंद के गोले भी तल लिए। अब तो बस चीनी की परत ही बाकी थी। बाई ये ने गहरी सांस ली और सावधानीपूर्वक ग्लेज तैयार करना शुरू कर दिया। हालांकि उसने स्वप्निल कक्षा में इसे कई बार कुशलतापूर्वक कर दिखाया था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा करने का यह उसका पहला अनुभव था। थोड़ी सी मिश्री तेल में जल्दी से पिघल गई और जैसे ही उसमें बुलबुले उठने लगे, ठीक उसी समय बाई ये ने दोबारा तले हुए शकरकंद के गोले उसमें डाल दिए और जल्दी से हिलाते हुए ये सुनिश्चित किया कि चाशनी प्रत्येक गोले पर हल्की सी परत चढ़ा दे। आंच पहले ही बंद कर दी गई थी। बाई ये ने चाशनी की मात्रा बिल्कुल सटीक रूप से नापी थी। शकरकंद के मीटबॉल पर बस उतनी ही मात्रा डाली थी जितनी की बिना अधिक हुए। मुख्य कमरे का तापमान अभी भी बहुत ठंडा नहीं था, इसलिए बाई ये थाली को दरवाजे तक ले गई। ठंडी हवा ने सतह पर जमी चीनी को तुरंत जमा दिया और ठंडा कर दिया, जिससे वे पारदर्शी खोल में बदल गईं, जो देखने में किसी डंडी पर लगी कैंडीड हॉथॉर्न की तरह लग रही थीं। बाई ये ने चॉपस्टिक से उसे छेड़ा, चीनी की पतली परत कुरकुरी होकर टूट गई और बाई ये ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। यह क्या है? मेज पर बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। ये गोल गोल चमकदार और पारदर्शी गेंदें किसी बर्तन जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थीं, वे कांच के मोतियों से भरी प्लेट जैसी दिख रही थीं। लैंग जिंग की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसे ग्लेज्ड स्वीट पोटैटो मीटबॉल कहते हैं। ये कैंडी डिश से थोड़ा अलग है, लेकिन इसे खाने का तरीका वही है। लैंग जिंग ने लगन से वीडियो फिल्माया, जिसमें चॉपस्टिक से शकरकंद का गोला उठाते हुए दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ ज्यादा बल लगाने के कारण एक स्पष्ट चटकने की आवाज सुनाई दी और जल्द ही मीटबॉल पर उस जगह एक दरार दिखाई दी जहां चॉपस्टिक से दबाव डाला गया था। तेजी से ठंडी हुई चीनी की परत आपको भ्रमित न करे। दोबारा तलने के बाद अंदर के मीटबॉल न केवल बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम थे, बल्कि बेहद गर्म भी थे। इस प्रकार मीटबॉल पहले निवाले में ठंडे थे और फिर गर्म हो गए। उनकी बनावट कुरकुरी से लेकर क्रंची तक और अंत में नरम और मीठी हो गई। जियांग लेन, ओल्ड मैन बाई, बाई अनान और झांग युलियांग ने एक एक खाया और थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने जल्दी से दूसरा उठा लिया। प्रतिक्रिया का समय इतना कम था कि लैंग जिंग को होश भी नहीं आया था, जबकि बाकी सभी लोग 3-4 खा चुके थे। थाली में शकरकंद के गोले तेजी से कम होते देख लैंग जिंग ने झट से चिल्लाकर कहा, मेरे लिए 2 छोड़ दो। बचे हुए कुछ टुकड़ों को उठाते हुए लैंग जिंग ने झटपट एक टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया और बोला, ममम, स्वादिष्ट। हा हा हा, लिटिल ये का खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। और ऊपर की चीनी कुरकुरी और मीठी है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। हाँ, और ये शकरकंद के गोले खाने में आसान हैं। भाई, तुम कमाल हो। बुरा नहीं है, सच में बुरा नहीं है, मैं इसे पहली बार खा रही हूँ। लैंग जिंग की दबी हुई आवाज में प्रशंसा सुनाई दी। लैंग जिंग द्वारा बनाया गया वीडियो बाद में ऑनलाइन पोस्ट किया गया, जिसमें कई पिछले क्लिप भी शामिल थे, जिन्हें एक साथ अपलोड किया गया था। इसके बाद उसने अपना फोन एक तरफ फेंक दिया और बाई ये के साथ पटाखे फोड़ने के लिए बाहर चला गया। रात के खाने के दौरान वे पहले ही पटाखों की एक माला चला चुके थे, जिसमें 10,000 पटाखे थे, जो बहुत लंबे समय तक चलती रही। लैंग जिंग ने आह भरी, बीजिंग में पटाखे प्रतिबंधित हैं, मैंने यह आवाज बहुत लंबे समय से नहीं सुनी है। ये तो बहुत आसान है। बाई ये ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज खरीदे हुए सारे फूल ले आती हूँ और हम खूब मस्ती करेंगे। भुने हुए मांस को बेचकर अर्जित धन को छोड़कर
केवल सिस्टम रिवॉर्ड के रूप में बाई ये को 20,000 युआन से अधिक की राशि प्राप्त हुई। पटाखे खरीदते समय उसने पटाखों का एक बड़ा ढेर चुना, जिससे उसे और उसकी बहन को बचपन में जिन सुखों से वंचित रहना पड़ा था, वे सब एक साथ मिल गए। हालांकि भुगतान करने की बात आई तो वह लैंगजिंग से एक कदम पीछे था, जिसने बॉस द्वारा कुल राशि की गणना करते ही भुगतान कोड को स्कैन कर लिया था और सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। पटाखों के उस ढेर की कीमत कई हजार युआन थी। फिर भी लैंगजिंग ने कहा, यहाँ आपके पटाखे वाकई बहुत सस्ते हैं। बाई ये के होंठ फड़फड़ाए, यहाँ हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजारों रुपए के बड़े बड़े पटाखे नहीं थे। यहाँ मुख्य रूप से पटाखे, आकाश में छोड़े जाने वाले रॉकेट और कुछ अन्य पुराने जमाने के पटाखे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे सस्ते थे। लेकिन लैंग जिंग को न केवल कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वह मुस्कुरा रही थी। ये बिल्कुल वही फूल हैं जो मैं चाहती थी, इनका स्वाद बचपन की याद दिलाता है। बाई ये ने लैंग जिंग को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन लैंग जिंग ने मना कर दिया और बाई ये के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाई, तुम्हारे जीजा के पास पैसों की कमी नहीं है। ऐसा मत करो, वरना तुम्हारे जीजाजी नाराज हो जाएंगे। उस समय जब भी पटाखों का जिक्र होता, लैंग जिंग का उत्साह स्पष्ट रूप से बढ़ जाता था। पटाखों की एक और माला जलाने के बाद समूह ने आतिशबाजी शुरू कर दी। कुछ ऐसे थे जो बर्फ के ढेर में फंस सकते थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें हाथ में पकड़ा जा सकता था। भाई आनंद ने बड़े लट्टू चलाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने बर्फ से एक बड़ा घेरा बनाया और उसमें एक साथ दर्जनों लट्टू रख दिए, फिर अपने माता पिता को आकर देखने के लिए बुलाया। सभी लोग मोटे सूती कोट और डाउन जैकेट में लिपटे हुए आंगन में खड़े थे और बाई आनंद को छोटे चरखे में से एक को जलाते हुए देख रहे थे। अंधेरा होते आसमान के नीचे एक छोटा सा लट्टू तेजी से घूम रहा था और उससे निकलती चिंगारियों ने धीरे धीरे दूसरे छोटे लट्टुओं को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही यह छोटा लट्टू रुका और लपटों का एक समूह प्रज्वलित हुआ, वैसे ही अन्य लगभग एक दर्जन प्रज्वलित लट्टू एक साथ तेजी से घूमने लगे। उस क्षण में हुई शानदार आतिशबाजी बड़े पैमाने पर होने वाली आतिशबाजियों से कम प्रभावशाली नहीं थी और इसने आसपास के लोगों के दिलों को अपार संतुष्टि से भर दिया। आखिरकार वे बचपन से ही ऐसा करना चाहते थे। जब सारी छोटी छोटी लपटें बुझ गईं, तभी सबने राहत की सांस ली। ये भव्यता वास्तव में शानदार थी, लेकिन इसकी अवधि बहुत कम थी। ये दर्जनों लट्टू केवल कुछ मिनटों तक ही चले। जियांग लैन के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम लोग तो फिजूल खर्ची करते हो, एक साथ इतनी सारी सिगरेट जलाते हो। दर्जनों युआन यूं ही उड़ गए। माँ, ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। भाई हनान को डांट का कोई एहसास नहीं हुआ। वो खिलखिलाते हुए दौड़ी और जियांगलैन की बांह को गले लगा लिया और उसे तब तक शरारती अंदाज में हिलाती रही जब तक कि जियांगलैन मुस्कुराकर यह नहीं कह देती कि ये सुंदर है। फिर वो खुशी खुशी वापस भाग गई। उन्हें यह नहीं पता था कि बगल के घर में पटाखों की तेज आवाज सुनकर झांग शिलियांग इतना क्रोधित हो गया कि उसने अपनी अगरबत्ती फेंक दी, पीछे मुड़ा और वापस घर के अंदर चला गया। बाई परिवार द्वारा प्रदर्शित आतिशबाजी काफी देर तक चली, जिसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न थे, जिन्हें देखने के लिए गांव के कई बच्चे उनके घर के पास आ गए। उन्होंने गांव के बच्चों को कुछ सुरक्षित फुलझड़ियां और लट्टू बांटे और साथ ही उनमें से प्रत्येक को एक जलती हुई अगरबत्ती भी दी, जिससे बाई परिवार का माहौल बहुत ही जीवंत हो गया। लैंग जिंग ने कुछ पटाखे जलाने के बाद गांव के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। लैंग जिंग को लगा कि यह काफी नहीं है और वो और पटाखे खरीदने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन सौभाग्य से बाई ये ने उसे रोक लिया। वे रात 9 बजे के बाद तक खेलते रहे और तभी अंदर गए जब बच्चों के माता पिता उन्हें लेने आए। अरे बाप रे, ये छोटे बच्चे तो ठंड से बिल्कुल नहीं डरते। अंदर पहुंचने पर लैंग जिंग को एहसास हुआ कि कितनी ठंड थी और उसके कान खुजलाने लगे। जल्दी करो, शराब के 2-4 घूंट पी लो, ठंड मत लगने दो, बूढ़े बाई ने कहा। बूढ़े बाई और जियांग लैन बहुत पहले ही लौट आए थे। मेज पर रखे व्यंजन हटा दिए गए थे और उनकी जगह मूंगफली और सूरजमुखी के बीज, साथ ही उनके क्षेत्र के अनोखे चीड़ के मेवे और हेजलनट रखे गए थे। ये दुकान से खरीदे हुए नहीं थे। बूढ़ी बाई कुछ ग्रामीणों के साथ पहले पहाड़ों पर जाकर इन्हें इकट्ठा किया था और फिर खुद भूनकर तैयार किया था। इसके अलावा मेज पर जमे हुए नाशपाती की एक प्लेट भी रखी थी। समूह ने अपने कोट उतार दिए और गर्म होने के लिए कांग पर बैठ गए। बाई ये और बाकी लोगों ने जमे हुए नाशपाती उठा लिए। बहुत ज्यादा मांस खाने के बाद जमे हुए नाशपाती खाने की जरूरत थी।
लैंग जिंग ने इन्हें पहले कभी नहीं खाया था, लेकिन उसने सिस्टर यूलियांग से इनके बारे में बहुत कुछ सुना था। इन जमे हुए नाशपाती को बूढ़े बाई ने बड़े से बर्तन से तब निकाला था जब वो आतिशबाजी देखने बाहर गए थे। ये फल आंगन में जम जाता था और इसे पानी में भिगोना पड़ता था। जैसे जैसे ये भीगता था, इसके बाहरी हिस्से पर बर्फ की एक परत जम जाती थी। इस प्रकार के नाशपाती का स्वाद सीधे खाने पर साधारण लगता है, लेकिन जमने और फिर पिघलने के बाद न केवल इसकी मिठास बढ़ जाती है, बल्कि यह अविश्वसनीय रूप से रसदार भी हो जाता है, जिससे हर निवाले के लिए 2 घूंट लेने पड़ते हैं। लैंग जिंग ने उनकी जमकर तारीफ की और एक के बाद एक 2 खा लिए। जब उसने एक और खाने की कोशिश की, तो उसे रोक दिया गया। बूढ़े बाई ने उसे गर्म चाय का एक कटोरा दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वह बहुत ज्यादा खा लेगा और उसका पेट खराब हो जाएगा। लगभग 10 बजे जियांग लेन बाहर गई और भरावन से भरे कई बर्तन अंदर ले आई। वे पकौड़ी बनाना शुरू करने वाले थे। बाई ये रैपर बेलने का काम कर रही थी, जबकि बाकी सभी के पास पकौड़ी बनाने की चटाई और एक खास भरावन था। यहाँ तक कि लैंगजिंग ने भी बड़ी दिलचस्पी से शाकाहारी पत्ता गोभी के भरावन का एक कटोरा लिया और कहा, जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ भी हम नए साल पर शाकाहारी पकौड़ी खाते हैं, और मुझे पकौड़ी बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैंने आपको इन्हें बनाते हुए पहले कभी नहीं देखा, सिस्टर युएलियांग ने कहा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अप्रत्याशित रूप से लैंग जिंग पकौड़ी बनाने में वाकई माहिर था। वह तेजी से पकौड़ी बना रहा था और पकौड़ी देखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी। बाई परिवार की प्रशंसा सुनकर लैंग जिंग ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान बिखेरी। तैयार पकौड़ियों को बाहर जमने के लिए रख दिया गया। जब पकौड़ियों की आखिरी परत बनी, तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। बाई ये पानी उबालने गई और पकौड़ियों को पकाना शुरू कर दिया। इस आखिरी थाली में तरह तरह की भराई थी, और चूंकि कोई बहुत भूखा नहीं था, इसलिए ये 40 से अधिक पकौड़े सभी के लिए पर्याप्त थे। टेबल पर पकौड़े रखने के बाद बाई ये नए साल का स्वागत करने के लिए पटाखों की एक माला जलाने के लिए फिर से बाहर चली गई। टेलीविजन पर मेजबान भी सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन पूरा गांव पटाखों की तेज आवाज से गूंज रहा था, जिससे टेलीविजन की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। माता पिता, नव वर्ष की शुभकामनाएं। बाई ये और आनंद ने अपने माता पिता को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। लैंग जिंग और सिस्टर युएलियांग ने भी अपनी बात रखी। बूढ़े बाई ने मुस्कुराते हुए लाल लिफाफे निकाले, न केवल बाई परिवार के भाई बहनों के लिए बल्कि लैंग जिंग और बहन युएलियांग के लिए भी। दरअसल हमारे पास भी देने के लिए उपहार हैं, लैंग जिंग ने कहा। युएलियांग, जल्दी जाओ और उन्हें ले आओ। जब सिस्टर युएलियांग और लैंग जिंग पहुंची, तो वे अपने साथ बड़े और छोटे थैले लाईं, जिनमें ज्यादातर पोषक तत्वों की खुराकें थीं। हालांकि एक बार जब वे सामान निकाल लिया गया, तो सुन कुईजुआन के स्वभाव के कारण उन्होंने उन्हें वापस ले जाने से मना कर दिया। लेकिन पहले मिले असली उपहार तो लैंग जिंग के सूटकेस में ही थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि सन कुईजुआन उनके साथ इस तरह का व्यवहार करेगी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास इन वस्तुओं को निकालने का समय नहीं था। इससे पहले कि जियांगलेन और अन्य लोग मना कर पाते, सिस्टर युएलियांग अगले कमरे में दौड़कर गई और ढेर सारी चीजें लेकर लौट आई। ओल्ड मैन बाय और जियांगलेन के लिए कुछ टॉनिक थे। बाय ये के लिए एक नया फोन भी था, और आनंद के लिए एक बहुत ही सुंदर कंगन था। इन वस्तुओं के ढेर को देखकर बाई परिवार के चारों सदस्य स्तब्ध रह गए। ये आपके माता पिता के लिए हैं, है ना? मैं इन्हें बाद में भेज दूंगा। नहीं, ये अंकल बाई और आंटी बाई के लिए हैं, सिस्टर युएलियांग ने कहा। जी हाँ, ये अंकल बाई और आंटी बाई के लिए हैं, कृपया इन्हें उन्हें बिल्कुल मत देना, लैंग जिंग ने घृणा का भाव दिखाते हुए कहा। अगर तुमने इन्हें उन्हें दे दिया, तो मैं आक्रोश से घुट जाऊंगी। लैंग जिंग के मन में पड़ोसी झांग परिवार के लिए अब बिल्कुल भी अच्छे भाव नहीं बचे थे। पक्षपाती सुन कुईजुआन और स्वभाव से निर्मम झांग शिलियांग की तो बात ही छोड़ी, यहाँ तक कि बूढ़े झांग भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनका लैंग जिंग सम्मान करता था। घर के मुखिया होने के नाते बूढ़ी झांग द्वारा अपनी पत्नी को लाड़ प्यार देना स्वाभाविक था। यूलियांग बहन से शादी करने के बाद भी वह अपनी पत्नी को हद से ज्यादा लाड़ प्यार करता था। लेकिन अगर परिवार पक्षपात दिखाता है, सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है, और सब कुछ जानते हुए भी अनदेखा करने का नाटक करता है, तो यह उस आदमी की समस्या है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़ा झांग इतने सालों से अपनी पत्नी के पक्षपात को नहीं देख पाया। भले ही वह पहले इसे न देख पाया हो, लेकिन अब जब वे अपने बेटे के लिए कार खरीदने के लिए अपनी बेटी को बेचने जा रहे थे,
और उसने फिर भी इसे नहीं रोका, तो उसका एकमात्र उपाय ये था कि उसने अपनी बेटी को कुछ समय के लिए पड़ोस में रहने के लिए भेज दिया। ये किस तरह का पूरी तरह से भ्रमित व्यक्ति था। यह अच्छी बात थी कि शादी से पहले ही युएलियांग ने इस परिवार को अच्छी तरह समझ लिया, जिससे उनके छोटे परिवार पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जहां तक बाई परिवार के 4 सदस्यों की बात है, उन्हें उनसे दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वे सभी दिल से दयालु लोग थे। यह जियांग लेन और बूढ़े बाई ने एक दूसरे की ओर देखा। कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए, आंटी बाई। इस बार लौटकर हमें आपके परिवार से बस थोड़ी सी ही आत्मीयता मिली है। अगर आप इन्हें स्वीकार नहीं करेंगी, तो हमें और भी बुरा लगेगा, बहन युएलियांग ने हताशा से कहा। ठीक है, तो हम उन्हें स्वीकार कर लेंगे। दुखी मत हो, हम तुम्हारे माता पिता के घर वापस जाने का समय निकाल लेंगे। नहीं, लेंग जिंग ने हाथ हिलाते हुए कहा, भविष्य में हम छुट्टियों में वापस आ सकते हैं। अगर वे तैयार होंगे, तो हम उनसे मिलेंगे। अगर वे तैयार नहीं होंगे, तो हम सिर्फ अंकल बाई और आंटी बाई से मिलने आएंगे। बाकी किसी भी बात के लिए, हमें डर है कि वे मेरी पत्नी को बेच देंगे। इतनी बातें सुनने के बाद जियांग लैन ने बोलना बंद कर दिया। बहन युएलियांग, क्या ये फोन झांग शिलियांग के लिए है? बाई ये ने फोन की ओर देखते हुए पूछा। अब से तुम हमारे इकलौते छोटे भाई हो, लेंग जिंग ने बिना किसी झिझक के कहा। बहन युएलियांग ने भी सिर हिलाया, बस इसे नापसंद मत करना। तो सिस्टर युएलियांग, ये किसके लिए है? अनान का मासूम सा चेहरा सिस्टर युएलियांग की ओर देखने लगा। ब्रेसलेट बहुत सुंदर था, जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल के आकर्षण लटक रहे थे। ये तो मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है, युएलियांग बहन हंसते हुए बोली। तुम मेरी इकलौती छोटी बहन हो, भला ये किसके लिए होता? आहा, तो मैं इसे निश्चिंत होकर स्वीकार कर लूंगी। अनान ने खुशी से अपनी कलाई हिलाते हुए तुरंत उसे पहन लिया। वो आनंद से भर उठी थी। आधी रात के बाद बाहर का शोरगुल अचानक शांत हो गया। बाई परिवार ने भी नहा धोकर बिस्तर पर चले गए, क्योंकि बहन युएलियांग और बाकी लोग कल जा रहे थे। देर रात तक जागने के कारण सभी लोग सामान्य से थोड़ा देर से उठे। आंगन में पटाखों की आवाज से बाई ये की नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए उठकर देखा कि उसके बगल में लेटी लैंग जिंग पहले से ही जाग चुकी थी। उसने पर्दे खोले और बाहर देखा। कांच का पहाड़ बर्फ के फूलों की एक परत से ढका हुआ था, जो उसके हाथ लगाने पर धीरे धीरे पिघल गया। आंगन में लैंग जिंग ही पटाखे फोड़ रही थी। बाई ये ने अपने कपड़े पहने और गर्म ईंटों के पलंग से नीचे उतरा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक मनमोहक खुशबू महसूस हुई। ये पके हुए चिकन की गंध थी। बाई ये ने बर्तन का ढक्कन उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जियांग लैन ने उसका हाथ झटक दिया। जल्दी से हाथ नहीं धोगे। बाई ये मुस्कुराते हुए भाग गया। चंद्र नव वर्ष के पहले दिन की सुबह, उन्होंने स्वाभाविक रूप से विभिन्न भरावन से भरे हुए पकौड़े खाए, जिन्हें एक साथ पकाया गया था। ये बाई आनान का सुझाव था। उनके शब्दों में, ये ब्लाइंड बॉक्स शैली में पकौड़ी खाने जैसा था। किसी को नहीं पता था कि अगले पकौड़े में क्या भरा होगा, जिससे रोमांच और बढ़ गया। खैर, उनमें से कोई भी खराब नहीं था। इसके अलावा कुछ जमे हुए चिपचिपे बीन्स के बंस को गर्म किया गया, जो गर्म और चिपचिपे थे। जब तक लैंग जिंग बाहर से लौटी, तब तक पकौड़े पक चुके थे और सभी लोग खाने के लिए तैयार होकर गर्म ईंटों के बिस्तर पर लेट गए थे। कल रात तो बस इसी अवसर के लिए कुछ टुकड़े चखने के लिए खाए गए थे, लेकिन आज पकौड़ी खाने का असली समय था। मेज पर लहसुन का पेस्ट और सिरका पहले से ही मिला हुआ था, जिसमें तिल के तेल की कुछ बूंदें भी डाली गई थीं। वहाँ मिर्च का तेल भी था। आप अपनी पसंद की कोई भी डिपिंग सॉस खुद बना सकते थे। आज पकौड़ी खाना कल से अलग अनुभव था। ये आज विशेष रूप से स्वादिष्ट थीं। नाश्ते के बाद लगभग 8 बज रहे थे। गांव के लोग धीरे धीरे नए साल के उपलक्ष्य में एक दूसरे से मिलने आने लगे, और बाई ये भी बाई आनान को साथ लेकर ऐसा ही करने के लिए बाहर गई। घर पर गर्म ईंटों से बनी मेज पर मूंगफली, पाइन नट्स और मिठाइयाँ रखी हुई थीं, और साफ चाय के कपों में चाय तैयार थी। ये मिठाइयाँ उच्च गुणवत्ता वाली चॉकलेट मिठाइयों का एक उपहार बॉक्स थी, जो ओल्ड मास्टर चेन ने बाई ये को तब दी थी जब वह पहले चेन परिवार के घर में खाना बना रहा था। उनका गांव बड़ा नहीं था, उसमें बस कुछ दर्जन परिवार ही रहते थे। इसके अलावा कुछ परिवारों ने पहले ही काउंटी या कस्बे में घर खरीद लिए थे, और कुछ परिवार पहले अलग हो गए थे और अब अपने बूढ़े माता पिता के घर पर रह रहे थे, इसलिए नए साल पर मिलने के लिए ज्यादा परिवार नहीं थे।
बाई ये और उसकी बहन को एक चक्कर लगाने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा, लेकिन पिछले वर्षों के विपरीत इस साल दोनों भाई बहन ने नए कपड़े पहने थे। अनान, बाद में भाई तुम्हें कुछ और कपड़े खरीदने के लिए काउंटी शहर ले जाएगा, बाई ये ने कहा। शुरू में उसने पैसे कमाने और फिर अपने माता पिता और बहन को और कपड़े खरीदने के लिए ले जाने की योजना बनाई थी। पहले उसके पास पैसे नहीं थे और उसके माता पिता भी खर्च करने को तैयार नहीं थे। एक बार जब उनके पास पैसे आ जाते तो वे हमेशा कुछ अच्छा खरीद सकते थे। अप्रत्याशित रूप से 29 तारीख तक काम बहुत बढ़ गया और फिर 30 तारीख को कुछ अप्रत्याशित घटना घट गई, इसलिए समय नहीं बचा। भाई, कोई जरूरत नहीं, ये पोशाक एकदम ठीक है, बाई अनान ने सिर हिलाते हुए कहा। पिछले वर्षों में हम नए कपड़ों के बिना भी नव वर्ष मनाते थे और इस साल हमारे पास कपड़े भी हैं। हमारे परिवार का जीवन भविष्य में और भी बेहतर होगा, बाई ये ने अपनी बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। चलो, घर चलते हैं, खाने का समय हो गया है। वे लगभग 11 बजे घर पहुंचे, लेकिन खाना पहले से ही तैयार था। सुबह से पक रहे मशरूम के साथ चिकन स्टू के अलावा बैंगन के साथ पकी हुई कैटफिश, अचार वाली पत्ता गोभी, सुअर का मांस और ब्लड सॉसेज भी थे। भाई ये, जल्दी करो, हम बस तुम्हारे पकवानों को भूनने का इंतजार कर रहे हैं। घर पर पकवानों के लिए सभी सामग्रियां तैयार थीं। भाई ये ने जल्दी से कुछ व्यंजन बनाए, जिनमें वो माहिर था। 3 प्राकृतिक व्यंजन और पसलियां स्पेयर रिब्स जिन्हें धीमी आंच पर पकाया गया था। क्योंकि उन्हें दोपहर में फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए बूढ़े बाई और लैंग जिंग ने शराब का एक छोटा गिलास पिया, जबकि बाई ये ने एक बूंद भी नहीं पी। उन्होंने अपना सामान पैक करने के लिए दोपहर का भोजन जल्दी समाप्त कर लिया। झांग युएलियांग और लैंग जिंग ज्यादा सामान नहीं लाई थी। उनका मुख्य काम जियांग लैंग को सामान पैक करते हुए देखना था। फ्रोजन पकौड़ी, फ्रोजन शरदकालीन नाशपाती, फ्रोजन चिपचिपी फलियों के बन और साथ ही तली हुई छोटी मछली, विभिन्न प्रकार की छोटी मछलियां, मीट बॉल और भी बहुत कुछ। एक के बाद एक बैग लाते हुए झांग युएलियांग उसे रोक नहीं पा रही थी। पिछली रात जो थोड़ी सी जगह खाली हुई थी, वह एक बार फिर भर गई। अंत में पाइन नट्स और हेजलनट्स को भी 2 थैलों में पैक करके उन्हें ले जाने के लिए दिया गया। झांग युएलियांग ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन लैंग जिंग को वे बहुत पसंद आए। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। जियांग लैंग को ऐसा बच्चा पसंद था। अगर वो हर चीज खाने से मना कर दे तो क्या फायदा। उसे तो ऐसा बच्चा ज्यादा पसंद था जिसे हर चीज खाना पसंद हो। झांग युएलियांग हंसी और आंसुओं के बीच फंसी हुई थी, इसलिए उसे सब कुछ स्वीकार करना पड़ा। नतीजतन उनके सूटकेस तो पूरी तरह से भरे हुए थे ही, साथ ही उन्होंने अपने हाथों में बड़े छोटे बैग भी उठा रखे थे। भाई ये ने समय का अनुमान लगाया और कार को गर्म करने के लिए पहले ही बाहर जा चुका था। फ्लाइट दोपहर में थी, लेकिन काउंटी कस्बे तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। काउंटी कस्बे से हवाई अड्डे तक 1 और घंटा लगेगा, फिर उन्हें सामान चेक करवाना होगा वगैरह। अब निकलने का समय भी नहीं था। बूढ़े बाई और जियांग लैन ने उन्हें दरवाजे तक विदा किया और गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। कल रात भारी बर्फबारी रुक गई थी और सड़क पर बर्फ या पाला जमा नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वे रवाना हुए, आश्चर्यजनक रूप से बर्फ फिर से गिरने लगी, फुहारों के साथ। काउंटी कस्बे तक गाड़ी से जाने में 10 मिनट से भी कम समय लगा, और यही एक चीज थी जो बाई ये उनके लिए कर सकता था। लैंग जिंग और बाई ये ने पहले ही एक दूसरे के संपर्क नंबर का आदान प्रदान कर लिया था। कार में बैठने से पहले लैंग जिंग ने बाई ये के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाई ये, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो अपने जीजाजी को फोन कर देना। उनके बगल में खड़ी झांग युएलियांग ने भी सिर हिलाते हुए कहा, अगर कोई बात हो तो हमें फोन कर देना। ठीक है, बाई ये ने खुशी से सिर हिलाया। बहन युएलियांग, जीजाजी, जब आप पहुंचे तो मुझे संदेश भेजना याद रखना। ठीक है, जल्दी वापस जाओ, बर्फबारी बहुत तेज है, वापस जाओ। सड़क पर सावधान रहो, धीरे चलो। उन दोनों से विदा लेने के बाद बाई ये आराम से गाड़ी चलाकर वापस लौट गया। अब जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने काउंटी शहर के बस स्टेशन पर रुककर ईंधन भरवाया और कुछ मीठे कांटेदार फल खरीदे। उस समय केवल बस स्टेशन क्षेत्र में ही विक्रेता सामान बेच रहे थे। इस डर से कि मीठे कैक्टस पिघल न जाएं, बाई ये ने मीठे कैक्टस को ज्वार के कागज में लपेटकर सीधे कार के दरवाजे के पीछे रख दिया। जब बाई ये घर पहुंचा और बाई आनान को बताया कि उसने मीठे कांटेदार फल खरीदे हैं और उन्हें पीछे रख दिया है,
तो बाई आनंद ने देखा कि कार के पीछे के दरवाजे के गैप में कई मीठे कांटेदार फल फंसे हुए थे, जिन पर लगभग एक उंगली की मोटाई जितनी बर्फ जमी हुई थी। जब बर्फ के छोटे छोटे पुतलों जैसे दिखने वाले मीठे कांटेदार पौधों को अंदर लाया गया, तो जियांग लैन इतनी जोर से हंसी कि वह झुक गई। भाई आनंद ने तिरस्कार भरी नजरों से बर्फ के टुकड़ों को झाड़ दिया और फिर एक निवाला खाया। इतना ठंडा, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट। कई तरह के मीठे कांटेदार फल थे, और बाई ये ने उनमें से सबसे आम किस्म के फल खरीदे। हॉथॉर्न, रतालू और साथ ही संतरे के टुकड़े और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी वाले सबसे महंगे थे। एक स्टिक की कीमत 12 युआन थी और उस पर केवल 3 स्ट्रॉबेरी थीं। संतरे के टुकड़ों वाले भी सस्ते नहीं थे, उनकी कीमत 6 युआन थी और वे देखने में आधे संतरे जैसे भी नहीं लगते थे। वे सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे। प्राकृतिक रूप से ठंडे और मीठे फल, चीनी की परत से ढके होने पर, और भी अधिक स्वादिष्ट लगते हैं। हालांकि जब जियांग लैन ने कीमत के बारे में पूछा, तो बाई ये ने सच बताने की हिम्मत नहीं की। उसने केवल इतना कहा कि विक्रेता को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए 3 के लिए 10 युआन और 7 के लिए 20 युआन लगे, जिससे वह उसे बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गई। उस शाम केवल वे चारों ही बचे थे। बाई ये अभी भी एक और व्यंजन बनाना चाहता था, लेकिन जियांग लैन ने उसे रोक दिया। क्या भूनना है? इतनी सारी डिशेज हैं, बचा हुआ खाना है। बचे हुए भोजन को खाना वाली यह कहावत चंद्र नव वर्ष के छठे दिन तक प्रचलित रही। उस शाम करीब 8 बजे बाई को झांग युएलियांग और लैंग जिंग का फोन आया कि वे सुरक्षित पहुंच गए हैं। उन्होंने कुछ मिनट और बातचीत की और फिर फोन रख दिया। बाई ये को नया फोन मिला, उसने खुशी खुशी उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और अपना पुराना फोन अपनी बहन को दे दिया। पहले तो बाई आनंद के पास सिर्फ एक पुराना बटन वाला फोन था, इसलिए जब उसे स्मार्टफोन मिला तो वो खुशी से झूम उठी। तो दोस्तों, पाई ये कि रोमांचक कहानी का यह सफ़र यहीं रुकता है, लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या बाई ये अपने जादुई कुकिंग सिस्टम के साथ दुनिया जीत पाएगा? क्या चुनौतियां जो उसका इंतज़ार कर रही हैं? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार ज़रूर जताएं, और कहानी का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको बाई का अंदाज कैसा लग रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।